हेलो। हेलो। यस। बालाजी बोल रहे हैं सर? जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं नीरज बोल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है, गैस्ट्रिक बहुत रहता है, गैस बहुत बनता है सर। उससे रिलेटेड कुछ आपसे कंसल्ट क्या करना था सर। क्या एज है आपकी? मेरी है सर 38। 38। जी सर। और हाइट और वेट? हाइट है सर मेरा 5.7, वेट होगा अराउंड 65। एनी चेंज इन वेट इन लास्ट 4-5 years? एक्चुअली क्या है सर, मुझे लास्ट टाइम ना डायबिटीज हो गया था कब? 2018 में, ड्यू टू अभी रिसेंटली? ओबेसिटी एंड ऑल। हाँ हाँ, मतलब मेरा वेट को अराउंड 95 kg के आसपास था। ओके। तो उसको मैंने रिड्यूस किया। देन मैंने भी वो डॉक्टर विश्वरूप का फॉलो किया था, बट हम्म। उससे मेरा रिवर्स हो गया था। बट उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज भी बहुत किया। मैंने डाइट बहुत पर्टिकुलर रखा खाने के लिए। तो अभी मेरा शुगर तो स्पाइक नहीं करता है, बट मुझे गैस बहुत बनती है। इतना हद से ज्यादा बनती है अभी कि इतना बर्निंग अभी भी होता है। अभी भी आप विष्णु रॉय चौधरी को फॉलो कर रहे हैं जी सर। पूरा तरीके से? तो ये पूरा तरीके से, जैसे सुबह में तो फ्रूट खाता हूँ सर, बट मैं कितना? ब्रेकफास्ट भी करता हूँ। उतना नहीं जितना मैं पहले खाता था, बट हम्म। मैं इतना तो खाता ही हूँगा कि भी जैसे एक आम काट लिया है, 2 केला हो गया है, और कोई भी जो सीजनल फ्रूट है, लीची हो गया है अभी जैसा आ रहा है, नहीं नहीं, वो अगर सब मिला के। एक आम प्लस 2 केले या एक आम या 2 केले? नहीं, एक आम प्लस 2 केले प्लस लीची। ओके। ठीक है। तो ये आपने जब फॉलो करना शुरू किया था 2018 में, तो आपका शुगर लेवल क्या होता था? सर जब मेरे को डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी तो मेरा जो शुगर लेवल था वो फास्टिंग में था 265। ठीक है। और मेरा HB1AC जो होता है सर, एक 3 महीने का जो 6 महीने का शुगर ये बोलते हैं, वो 11.5 था। ओके। फिर बट अभी उसके मैंने बाद लास्ट, हाँ उसके बाद फिर मैंने उनको फॉलो किया। तो मेरे इमीडिएटली को बाद पहले, में? हाँ 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 सर, नहीं इमीडिएटली बाद में नहीं, पहले मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन दिया और कुछ मेडिकेशन दी, मेटफॉर्मिन की सीधा 1000 इंसुलिन mg पर डाल की। दिया आपको? जी जी जी। तो तो वो आपने डॉक्टर कितने ने दिन ऐसा इंसुलिन किया वो लिया, मेडिसिन सर, लिया? वो 10-15 दिन लिया। एक्चुअली क्या, उन्होंने इंसुलिन तो मैं लेता रहा, शुगर मेरा फिर भी मतलब फास्टिंग का 110, मतलब शुरू में एकदम से ऐसा करो। फिर मैंने जैसे एक्सरसाइज वगैरह शाम को करना शुरू किया। फिर मैंने ओट्स मील लेना शुरू किया मॉर्निंग में। तो उसके बाद मेरा सुबह इंसुलिन भी लेता था और दवाई भी खाता था, तो मेरा 140-150 के आसपास, 200 से ऊपर रहता था। बट फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो वो बोला है कि हाँ इंसुलिन तो लगाते ही रहना पड़ेगा, सारी उम्र लगाना तो पड़ेगा आपने और इंसुलिन सारी उम्र कितने दिन खाना टोटल पड़ेगा। लगाए? टोटल कितने मैंने दिन सर इंसुलिन? 15 दिन लगाया तो था, उसके कितना बाद मैंने लगाते थे? छोड़ दिया था। कितना लगाते थे? सर 10 यूनिट ओनली, एक एनी बार डे, कितने? मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम। ओनली वन टाइम? जी सर। और वो मेटफॉर्मिन था? हाँ मेटफॉर्मिन था सर, प्लेन कितना? मेटफॉर्मिन दिया था उन्होंने मुझे, 1000 mg का, वो करीब तो बहुत आपने मोटा सा 15 गोली दिन था। बाद एकदम से छोड़ दिया दोनों चीजें? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना, जैसे गोली खाता था तो मेरे को सारी रात हाथ पैरों में ना ऐसे जैसे एक सिरहन सी रहती है ना, जैसे क्या सराहट रहती है? सी रहती है। क्या? मतलब सरसराहट सी पूरी बॉडी ओके में, एक ओके टाइप एक ओके। टाइप की जैसे वार्म मूवमेंट हो रही है, मतलब कोई ठीक। कीड़ा चल रहा है पूरी बॉडी में, हाँ। ऐसा महसूस होता था। तो मैंने सोचा कि भाई ये पता नहीं मेडिसिन का कुछ इफेक्ट है या फिर इंसुलिन का कोई इफेक्ट है। तो हम्म। आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन नेट कि मुझे कुछ मिल जाए। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो डॉक्टर विश्वरूप का वीडियो आया, तो मैंने वो देखा। तो फिर मैंने 3 स्टेप डाइट मतलब उनका फॉलो करके देखा, जस्ट टू नो कि हाउ द फ्रूट्स कैन रिड्यूस द शुगर। तो मैंने हम्म। खाया तो मेरा डिप करा, मतलब 99 आया। जैसे मैंने मॉर्निंग में सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट खाए, तो फिर मैंने जब 2 घंटे बाद चेक किया तो वो 99 आया शुगर, जो हम्म। हमेशा खाने के बाद 170-160 ऐसे जाता था। हम्म। तो फिर मुझे थोड़ा भरोसा लगा, फिर मैंने उसको फॉलो किया। ठीक है। फिर मैंने बट उसके कितने साथ साथ दिन मैंने आपने योगा एक्सरसाइज। नहीं, कितने दिन आपने विष्णु रॉय चौधरी को डॉट बाय डॉट फॉलो किया? डॉट बाय डॉट तो आप ये लगा लीजिए सर, मैंने कम से कम 3 महीना फॉलो किया। 3 महीने के बाद का रिजल्ट क्या था? 3 महीने के बाद का मेरा जो शुगर आता था, बट उसमें से मैं आपको बता दूं सर डाइट में क्या था, उसमें सर राइस और वो मैंने पोटैटोज कट कर रखे थे 3 महीने के लिए। और वो जो अपना होता है रिफाइंड शुगर, चीनी, वो हाँ। बिल्कुल कट कर रखी थी। बट हाँ। मैं सुबह शाम बहुत घूमता था, मतलब खाना खाने के 15-20 मिनट बाद मैं घूमने चला जाता था, और फिर मैं योगा भी करता था। तो मेरा जो शुगर लेवल है वो सही आता था, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब आता था। जैसे सुबह की हमेशा 104, 110, 120, फिर खाने के बाद कभी, मतलब कभी कभी कुछ ऐसा खा लेता था जैसे फ्राइड वगैरह, तो मेरा 170, 180 के पास पड़ता था। नहीं तो वो हमेशा
150, 160 ऐसे मतलब चेंज होता रहता था। और रैंडम जो है, जो रैंडम है वो 170 है 150 से 170 के बीच में रहता था। जी, ये 150 से 70 के बीच में रहता था। ठीक है, हम्म। क्योंकि वो मैं ऐसे फॉलो करता था कि सुबह फ्रूट खाए, ठीक है, फिर एक सेकंड, नाश्ता। एक सेकंड, एक जी, सेकंड, आपने जब दवाई लेना शुरू किया था तब आपने साथ में कोई एक्सरसाइज नहीं करी? बिल्कुल की थी सर। उस मैंने समय नहीं की थी? दवाई लेने के टाइम में हाँ, जब इंसुलिन और बिल्कुल की। दवाई दी थी। जी, जी, मैं करता था। मैं उन्होंने जैसे क्या होता है डॉक्टर साहब जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला था लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, उन्होंने बोला वॉक करें, ये करें, ठीक है। बट ओके। उन्होंने मेरे को हमेशा, मैं जब उनको बताया कि सर मैंने ओटमील शुरू कर दिया, वो बहुत डाँटते थे, कहते आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं बोलता था पता नहीं क्या शायद मैं गलती कर रहा हूँ कि वो कह रहे कि नहीं आप ये डाइटिंग करोगे तो 3-4 दिन में अक जाओगे, नहीं खा पाओगे, एक प्लेन गोली लो तो सारी उम्र से आप जैसा एक मर्ज़ी मिनट, खा एक मिनट, सकते एक हो कोई। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या? एक एक देखिए, मैं समझा नहीं, वो ओट मील के लिए मना करते थे? हाँ, वो ये कह रहे थे कि तो आप कोई स्पेसिफिक डाइट मत लो, मतलब आप डाइटिंग मत करो। हाँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग डाइटिंग जस्ट मतलब आप ये पिल खाओ। और मेरे ऐसा रेफरेंस दे रहे थे कि मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, वो मेरे मतलब ऐसा वर्ड लगा रहे थे कि मेरे बहुत सारे नॉन पेशेंट हैं, वो मेरे पास आते हैं, वो एक गोली खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर उनका कंट्रोल रहता है। आपको भी बस अभी जो शुरू में इंसुलिन चलेगी, बाद में आपको हम एक प्लेन गोली पे डाल देंगे। तो आई वॉज वरिड कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें, मेरा बीपी भी बढ़ने लगा था, शुगर तो मेरा हाई रहता रहता था, मेरे को यूरिनेशन बहुत होता था, प्यास बहुत लगती थी, भूख बहुत लगती थी। तो बाई चांस मैंने टेस्ट कराया तो ये सब निकल के आया उसमें। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब का फॉलो किया, उससे मेरा कम हुआ, ब्लड ठीक है। प्रेशर कितना हाईएस्ट किया था? मेरा जो ब्लड प्रेशर हाई जो जा रहा था सर, वो मतलब 150, 90, 150, 95, 100 ऐसा, अभी कितना मतलब है? 150 के। अभी तो नॉर्मल रहता है सर, मैंने कल परसों ही चेक किया था तो 125/83 था। ओके। हाँ। आपने कई बार चेक करते होंगे, 15-20 दिन में एक बार ही कर लेते होंगे ब्लड प्रेशर? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मुझे जिस दिन सिर में दर्द होता है सर उस दिन चेक कर लेता हूँ। तो फिर आपके उस दिन सर दर्द हो रहा था जब आपने लास्ट हाँ, टाइम उस चेक दिन किया? मेरा सर दर्द हो रहा था। हाँ, पर वो सर दर्द किस वजह से था, क्योंकि उस दिन वर्क प्रेशर लोड था। एक्चुअली मैं आईटी में जॉब करता हूँ सर, तो उस दिन वर्कलोड ज़्यादा था सिस्टम पे, बहुत देर तक, मतलब ये लगा ली सुबह 6:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं सिस्टम ही देखता रहा। तो वो शायद आई स्ट्रेन हो गया होगा तो इस वजह से हो रहा होगा, तो मुझे अभी लगा कि आपने बीपी चेक कर मेरा लो। क्या चीज देखा है? यूट्यूब देखा है, सर कोरा मैंने देखा है? यूट्यूब से वीडियोस, मेरे पास मैं सर्च कर रहा था तो आपकी वीडियोस मिली। तो उसमें जो आपने डिहाइड्रेशन और वो वॉक एंड रेस्ट का बताया, तो उससे मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि वो मैंने करके देखा तो मेरे जैसे कभी शुगर मतलब खाने के बाद वाली, मतलब खाने के स्पेशली मैं आपको बता, अब मैंने फ्रूट खाना छोड़ दिया है मॉर्निंग में। अगर सिर्फ खाना खाता हूँ तो खाने के बाद वाली भी 110, 109 ऐसे आ रही है। जो फास्टिंग आती है वही मेरे पीपी आ रहा है, आपने मेरा इसीलिए बढ़ा रहा है। वीडियो कब देखा? ये सर मेरे को हो गया 3 दिन आपको वीडियो देखे, तो मैंने आपको आज कॉल लगा कितने लिया। दिन, कितने दिन? 3 दिन हुए हैं सर। तो 3 दिन से आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, 3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। 3 दिन में मेरा ये रिजल्ट है, जो मेरा पीपी था वो 150 के ऊपर जाता था हमेशा, ठीक है। क्या अब चीज? वो मतलब पीपी मतलब खाने के बाद का जो शुगर है, ओके, पीपी, ओके। हाँ, हाँ। वो 150 के ऊपर जाता था खाने के बाद, ठीक है। हाँ। जैसे मैं फ्रूट खा लेता था और कुछ खा लेता था, बट अब मैंने जैसे फ्रूट कट कर दिया है, तो अगर मैं मील ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। जैसे मैंने 3-4 पराठा खाया आज या 3-4 रोटी खा ली, ठीक है, हाँ। तो मैंने चेक किया कि वो क्योंकि सरप्राइजिंगली 109, 110 आ रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर? तो फिर मैंने वो पानी वाला भी किया, मैंने पानी रिड्यूस कर दिया। तो मेरा जो पेन था बैक में रहता था, जैसे सिटिंग बैक में, तो वो तो चला गया सर उससे। बैक में पेन? हाँ, बैक पे पेन रहता था। हाँ। मतलब मैं जैसे अभी भी चेयर पे बैठा हूँ, मैं अपने सिस्टम के सामने ही बैठा हूँ, हाँ। ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ। तो वो मेरा बैक पेन बहुत होता था। और दूसरा क्या है, मुझे सिर में अभी दर्द क्या बहुत बिल्कुल होता था जीरो हो ये। गया? हाँ, वो तो बिल्कुल ही जैसे मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, ओके। ठीक है। बट दूसरा क्या है, मुझे मतलब बट गैस है जो वो नहीं जा रही, उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं क्या नहीं, है, अभी ठीक वो कर बहुत देते हैं, बढ़ गई गैस है। को खत्म कर देते हैं 2 दिन में। जी तो सर। आपके हिसाब से बिशुल रॉय चौधरी में और वन के और में कौन जीता है? सर आप जीते हैं। चलो, अभी थोड़े दिनों मतलब का। क्लियरली क्लियरली विनर हो सर आप। ओके।
तो मैंने वो देखा है क्योंकि ना मैंने चलो मुझे लगा कि मैंने अपने आप को जैसे मेरे अपने घर में ठीक किया, घर में उनका टीका फॉलो वगैरह कराया, तो जैसे कई चीजों में ऐसा नहीं है उससे बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं मिला। जैसे किसमें? उनको बीपी रहता था बिस्मिल रॉय मेरी चौधरी मदर का? को। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे मैंने अब अपनी मदर को फॉलो करवाया, उनको बोला कि आप सुबह नारियल पानी पिए, तो कुछ नहीं चेंज करवाया, जैसे जैसे खाली पेट नारियल पानी लगवा दिया उनको, ये कर दिया, तो उनका जैसे बीपी है वो क्योर हो गया, क्योर टाइप में, जैसे बीपी का उनका टैबलेट बंद हो गया। बट वो, हाँ मैं ये बताता हूँ सर, वो हम उनको ज्यादा पानी पीने के लिए कहते रहते थे, पर वो इतना काम में लगे रहते थे, क्योंकि हम लोग गांव से हैं, तो हम लोग फार्मर हैं, तो हम लोग खेती वेती भी करते हैं, तो वो उसमें ज्यादा लगे थे, तो पानी भूल ही जाते थे। तो माइट भी वो भी एक इशू हो कि वो ज्यादा इतना नहीं पीते थे, वो जब प्यास उठती थी तब पीते थे। बट अच्छा, हमारा जैसे हम सिटी में आपका, रहते हैं। हाँ, आपका वाटर इंटेक 2015 पहले से क्या लेकर रहा 18 के बीच में कितना होगा? सर, बहुत था। मतलब फिर भी, मतलब 2018 जब मैं बीमारी से पहले बताऊं आपको, तो नहीं मैं बीमारी से दिन पहले में नहीं, 15 से 18 के बीच में बताने की कोशिश करिए। 15 से 18 के बीच में, अच्छा अच्छा, 15 15 से खासकर, 18 के बीच में मतलब ताकि होगा। उसका डिस्टेंस काफी हो। हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ सर आपको, क्योंकि मैं दिन में ना कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत पीता था, हम्म और मैं जूसेस भी बहुत पीता था, मतलब अननेसेसरी कि भाई ये वाला जूस पी लो, मैंगो शेक पी लो, ये पी लो, ठीक है। हम्म। तो और उसके बाद मैं मतलब ड्रिंक भी करता था सर फ्रिक्वेंटली, तो उसमें भी वाटर बहुत था, क्या मतलब अगर मैं क्या नहीं, ड्रिंक ड्रिंक कितना करता था फ्रिक्वेंटली करते थे? सर, फ्रिक्वेंटली हर दूसरे दिन हो ही जाती थी। कितना एक दिन में? वाटर ले जाता था पूरा शाम को। क्वार्टर? और पानी काफी होता था? पानी उसमें मतलब वो, मेरे को बहुत कड़वा लगता था, मैं उसको ज्यादा से ज्यादा डिल्यूट कर लेता था। और उसके तो अलावा नेक्स्ट डे उसकी, मॉर्निंग भी बहुत ज्यादा पानी पीते होंगे उठ के, तो उसको हाँ, कंपनसेट क्योंकि मेरे करने को के लिए? प्यास बहुत लगती है, हाँ, बहुत बहुत प्यास लगती थी सुबह। जैसे क्या होता था, पूरा एक जग भर के वो हम्म पूरा पानी मतलब 4-5 बार में खत्म कर दिया सुबह 1 घंटा के बीच में। तो हम्म। और ऑफिस में मैं क्या करता था, हर हर 1 घंटे बाद बोतल लाके भर देता था, हर 1 घंटे बाद 1-1 लीटर की। तो आप ये लगा ले, मेरा कम लगा लीजिए सर कि कम से कम होगा 7-8 लीटर पर डे बस। तो ये आप बात मानते हैं कि जो ब्लड शुगर होती है या डायबिटीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होती है? सर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर, क्योंकि मैंने ना ये भी करके देखा कि मैं फ्रूट रिड्यूस कर दिया है, सैलेड इंटेक जो मैं खाता था वो रिड्यूस कर दिया है मैंने, तो उससे मुझे बेनिफिट मिला है, ऐसा नहीं हुआ है कि अच्छा, मुझे बेनिफिट नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब बिस्कुट जी रॉय सर। चौधरी का आपने शुरू किया था तो आपका फ्लूइड इंटेक कम हुआ था क्या? आपने जूस नहीं पीना बंद कर दिया फ्रूट, था या कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर नहीं दी नहीं थी? नहीं नहीं, मैं मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट करता था, वार्म वाटर पीता था, आज मैंने बंद कर दिया है। मैं अभी भी पीछे, जब से आपका देखा 3 दिन में बंद किया है, उससे पीछे मैं वो लेता था सर, लेमन वाटर लेता था मॉर्निंग में उठ के, 1 गिलास वो पीना गर्म, ठीक है। हम्म फिर उसके बाद जूस निकालना उसका, मौसमी का या किसी भी टाइप का जूस निकालना, ठीक हम्म है, और पाइनएप्पल आ रहा है उसका जूस निकालना, वो भी खाली पेट पीना, ठीक हम्म है। फिर उसके बाद मैं बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाता था, ठीक हम्म है, स्प्राउट्स खा लेता था। फिर हम्म उसके बाद मैं फ्रूट्स खाता था सर, हम्म ठीक है, फ्रूट्स खाता था, फ्रूट्स हम्म मिक्स टाइप के, हम्म 4-5 तरह के फ्रूट्स। फिर उसके हम्म बाद मैं खाना खाता था। हम्म। तो वो हमेशा, मतलब मैंने मतलब ये ऑब्जर्व नहीं किया कि मैं अभी ये सिर्फ फ्रूट्स खाने के बाद ही चेक करूं, बट ये है कि कंसिस्टेंटली बढ़ी रहती थी। जब भी रैंडम चेक करता था तो 160-170 आती थी, पर इतना सरप्राइजली कभी पीपी नहीं आया जितना एक, मतलब खाने के बाद भी किसी का फास्टिंग जैसा ही आ जाए, तो उसको, तो उसके लिए तो वो 25 साल का बंदा हो गया ना सर, नहीं, आपको एक 25 चीज साल बता के देता बच्चे हूँ का कि आता है। ये जो आपको एक्सपीरियंस हुआ है ना 3-4 दिन का, जी सर। दिस इज लाइकली टू लास्ट ओनली 15-20 days। अच्छा, ये मतलब लॉन्ग ये, टर्म नहीं है। ओके। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज होती क्या है। जी सर, थोड़ा सा बिजुल बताइएगा। रॉय चौधरी ने इतना तो बता ही दिया कि डायबिटीज में आपके सेल्स में शुगर नहीं होती है, आपके ब्लड में ग्लूकोज होती है। हाँ, वो उन्होंने, मैंने जब उनका वीडियो देखा था तो उन्होंने बताया कि भाई इंसुलिन जो है पेनक्रियास में बीटा सेल होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन कैरियर होता है, वो जो गाड़ी वाड़ी के मेथड से वो दिखाते हैं, तो उसमें कैरियर क्या होता है कि वो डिलीवर इंसुलिन होता करता है, है वो सेल्स में। सेल में ले जाता है। हम्म हाँ जी सर, ये तो हमें ये वाली नॉलेज है। फ्रूट्स क्या करते हैं? आपको एक चीज और बताता हूँ, बिस्कुट फ्रूट, रॉय चौधरी झूठ कहाँ बोलता है? सर ठीक है, ये तो मुझे नहीं, मैं हाँ बता आप, रहा हूँ। हाँ जी जी। उनका एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, हाँ, वो लाइव सिलकोट एक्सपेरिमेंट वाला ऑडिटोरियम, सर, लाइव एक्सपेरिमेंट वाला। एक्सपेरिमेंट, उसी तो को तो देखा था सर मैं जो फर्स्ट टाइम, मैं हाँ ज्यादा हाँ हाँ, इंटरेस्टेड हुआ उसमें इसमें। उसमें उसमें हेराफेरी क्या थी वो समझिए। हम्म। उन्होंने एक सैंपल लिया अपने ब्लड का, जी सर। उसके बाद उसका ब्लड शुगर चेक किया, 160 था। दैट मीन्स ही वाज आल्सो डायबिटिक। ओ,
जी सर, तो वो उसमें हाँ ऐसा आया था कि मेरा ये है तो शुगर, फिर उसने 160 आया था। उन्होंने फिर पता नहीं फ्रक्टोज मिलाया, मैं फिर बता रहा हूँ दिखाया कि ये तो कम ना हो गया। क्या कैसे कैसे किया था, मैं बताता हूँ आपको। सबसे सर। पहली चीज है कि वो ही इज डायबिटिक हिमसेल्फ। ओ, अगर 160 आ रहा है तो, और उस समय उनका 160 आया था। मैं तो 5 सर किलो अगर रैंडम 160 आता है तो डायबिटिक होता है क्या बंदा? जी देखिए, आई वुड नॉट से ही इज डायबिटिक हु नीड्स मेडिसिन और हु नीड्स एनी लाइफस्टाइल चेंजेस। मैं 160, ओके 170, 180 को नहीं बोलूंगा। पर ओके। अगर आप एक एवरेज आदमी को लेते हो जिसका डायबिटीज से कोई लेना देना नहीं है, तो आप हम्म। उसकी फास्टिंग भी चेक कर लो और पीपी भी चेक कर लो, दोनों 100 के नीचे आएंगी। हाँ सर, ये मैंने बहुत लोगों का देखा है ऐसा ही, हम्म कि वो दबा के उसने खाना खाया, ठीक है, हम्म। और उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करा, उसका जो सुबह आया था 90, उसका फिर वो भी वही आ रहा है 101, सेम चीज 110। मेरा है। अगर मैं 5 किलो आम खा लूंगा, 1 किलो आधा किलो मिठाई खा लूंगा और हम्म। एकदम से खा लूंगा, तो भी मेरा उसके बाद भी 100 के आसपास ही रहता है। ओके। तो ये थोड़ा सा सर कॉन्सेप्ट समझना था। हाँ, वही मैं बताता हूँ ना आपको। तो उसका 160 आया था, तो 160 का मतलब है उसको कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। ठीक है। ओके। अब वो डिग्री ठीक है की सर। ओनली डिफरेंस इज डिग्री, कितना डिफरेंस है। हम्म। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया। जी सर, फिर वो हाई, ग्लू हाँ ठीक है 600 सर। से ऊपर चला गया, 500 से ऊपर चला गया, हाई आ गया। ओके। ठीक है। अब आपका जो ब्लड सैंपल होता है वो एक ड्रॉप होता है, करेक्ट। विच इज नॉट इवन 1 ml, बहुत कम होता है, हम्म। छोटा सा ही होता है। जी ठीक सर। है। उसमें जो ग्लूकोज मिलाया, तो वो ग्लूकोज आप ये कह सकते हैं कि आपको ये तो पता ही है कि 1 लीटर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। राइट राइट, ठीक वो है। भी शायद ऐसा चार ही से बताते हैं। पांच हाँ, वो भी बताते वो हैं, वो तो एक बेसिक साइंटिफिक बायोलॉजिकल हाँ, फैक्ट है। बायोलॉजी का है, वो कोई भी पढ़ेगा वो, मतलब हाँ। किसी भी मेडिकल की बुक में मिल जाएगा, ऐसा है ना, हम्म। राइट? हाँ, तो वो जी। आपका करीब बॉडी वेट के 6-7 या 7-8% के करीब होता है, तो आपका 70 के करीब है, तो 4.5 लीटर के करीब ब्लड हो गया आपका। राइट सर। 4.5 लीटर में 100 का मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर 100 रीडिंग आ रही है तो 4.5 ग्राम शुगर है, ओके, ग्लूकोज मतलब है पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी के अंदर। ठीक ओके है। सर। तो ओके। अब आपने ग्लूकोज ऐड किया ब्लड के सैंपल में, जो कि मे बी 0.1 ml है सिर्फ। राइट राइट। उसके अंदर आपने जो भी ऐड किया, तो कम से कम भी तो आप उसमें 1 ग्राम का 10वां हिस्सा तो ऐड कर ही दोगे। हाँ हाँ ठीक है सर। तो मैं बिल्कुल ये मान बिल्कुल लेता ऐड हूँ कि करेंगे। 1 ग्राम का 10वां नहीं 20वां हिस्सा ऐड कर दिया। हम्म। तो आपका जो सैंपल है, जो ब्लड आपका मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको 1 ml मान लेते हैं ब्लड को, जी सर। जी और सर। जो उसमें ग्लूकोज डाला उसमें उसको हाफ हम्म। ml या हाफ ग्राम मान लेते हैं। ठीक है सर। जब आपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज डाल दिया, तो ब्लड जो सैंपल साइज था वो 1 ml से बढ़कर 1.5 ml हो गया। करेक्ट। आप ऊपर क्या ले रहे थे पहले, आपने पहले ऊपर लिया रीडिंग 100, डिवाइड किया उसको 1 ml से, तो 100 की रीडिंग आ गई आपकी। सही सर। ठीक है। अब 160 की रीडिंग आ गई। ठीक है। मतलब वो बढ़ गई। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने मतलब पहले 160 की पहले रीडिंग आई उसमें, थी, हाँ 160 हाँ, की रीडिंग 160 आई की थी, आई थी, और और 1 उसमें ml ऑफ ग्लूकोज ड्रॉप में डाल आई दिया। थी। उसमें ग्लूकोज डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो जो पहले ग्लूकोज था 1 ml के अंदर, हम्म। वो आपका 1 लीटर को मतलब 4.5 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड कर लो, सो उतना ग्लूकोज ओके है उसमें। ठीक है। ओके। तो अब ठीक है आपने सर। आपने 1000 से डिवाइड करने की जगह 1 ग्राम को सिर्फ 20 से डिवाइड करके उतना ग्लूकोज डाल दिया, और सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने आधा ग्राम ग्लूकोज डाल दिया उसमें। ओके। तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो तो 1000-2000 को क्रॉस करेगी करेगी। वो सिंपल क्योंकि सा बहुत मैथमेटिक्स है। छोटा सा ड्रॉप है, हाँ और आपने शुगर उसमें ज्यादा मिला दिया, तो उस टाइम के लिए तो उसमें ज्यादा ही हाँ, दिखाएगा। क्योंकि जो पहले जो शुगर थी वो 1000 टाइम्स कम थी, कि आपका 1 लीटर ब्लड के अंदर सिर्फ 1 ग्राम शुगर है। ओके। और राइट यहाँ राइट, पर वो हम बात कर, उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो। हाँ, तो उसकी बल्कि 10,000 अगर रीडिंग, अगर उसका कोई प्रॉपर सैंपल मतलब मॉनिटर हो ब्लड ग्लूकोज का, हम्म। तो वो शायद हजारों में आएगी उसकी। इट्स नॉट फाइव ओके सिक्स हंड्रेड इट मे बी 5-6,000। ओके। अब आ जाते हैं फ्रक्टोज के ऊपर। वो जो बाद में उन्होंने उसी ब्लड में, नहीं अपने नए नहीं, नए नए सैंपल सैंपल में में नहीं, दोबारा नहीं मिलाया था। नहीं नहीं, उसी सैंपल मतलब जो पहले उन्होंने ब्लड लिया था, एक वॉयल में एक सिरिंज में लिया था, ओके तो उसी ओके में से ओके। एक ड्रॉप डाली थी। हाँ ठीक है सर। तो तीनों ड्रॉप आपने उन्होंने एक ही सैंपल में से डाली थी। ठीक है सर। तो अब लिया उन्होंने दूसरा ड्रॉप उसी में से, हम्म। तो उसमें 160 था,
उसमें आपने ठीक है, आधा ग्राम फ्रक्टोज डाल दिया, तो आपका सैंपल साइज 1.5 हो गया। तो अब आप क्या ठीक है सर। करोगे, 160 को 1.5 से डिवाइड करोगे, तो वो 107 108 आ गया। और इतना ही ओके। शुगर उनका आया था, क्योंकि जो ग्लूकोमीटर होता है वो ग्लूकोज चेक करता है, फ्रक्टोज को चेक नहीं करता। तो आपने कुछ नहीं ओके, किया, तो आपने उसमें सैंपल साइज फ्रक्टोज बढ़ा जो दिया। उन्होंने सैंपल लिया उसमें 50-50 होगा, मतलब जैसे मान लो बोल रहे हैं कि 50 ग्लूकोज या फ्रक्टोज ही अगर उन्होंने दिया तो वो तो फ्रक्टोज को नापेगा नहीं, राइट? हाँ, और उसका सैंपल साइज बढ़ गया। आप ये समझ ओके, लो तो उसमें उसमें पानी मिला दिया या कम कुछ हो भी गया। मिला दिया। हाँ, आपने हाँ, वो पानी तो मिला दिया, डाइल्यूशन हो गया एक किस्म से, वो है डाइल्यूशन ना? हुआ, वो आपका ग्लूकोज राइट, उतना का उतना ही रहा। सही जितना कह रहे हैं ग्लूकोज सर। पहले था वो ग्लूकोज को थोड़ी केमिकली कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज ने। सही कह रहे हैं सर। ठीक है, तो वो एक फ्रॉड था, और इस फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मैं उनको दे चुका हूँ कि आपने ये गलती ओके। की है। तो इसको मतलब आई वाज थिंकिंग शायद उन्होंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया हो, बट देन आई हम्म, सर्च इंटरनेट, इस ये वाला क्वेश्चन हम्म, 2012 के अंदर भी उठ चुका है, और अच्छा। उसमें भी सर इंटरनेट पर किसी आपको का, ये जवाब मिल जाएगा कि ग्लूकोमीटर फ्रक्टोज को चेक नहीं करता। ओके। ठीक है, तो ही नोइंगली पर डिड दैट। बट उन्होंने ऐसा दिखाया था सर कि जैसे फ्रक्टोज मिलाया तो 160 से रीडिंग गिर के 100 हो गई। हाँ, 106 के करीब हुई थी, अब दोबारा हाँ, देख हाँ, हाँ, लेना। हाँ। तो वो ठीक है 1.5 सर। तो मैं बोल रहा हूँ, पर 1.5 एग्जैक्टली नहीं होगा ना। अगर उसमें वो ज्यादा मिला देते 1 ml से, जो प्रोपोर्शन हम्म, है फ्रक्टोज का, अगर वो ज्यादा कर देते तो मे भी 50 पर भी आ जाती वो तो सैंपल अच्छा, साइज ही समझ बढ़ रहा गया। है, आपका ग्लूकोज को कुछ नहीं हो रहा उसमें। हम्म। ठीक है, तो सर उन्होंने लिक्विड मिलाया था या फिर वो पाउडर फ्रक्टोज मिलाया था? मिलाया था, पाउडर मिलाया होगा, आई डोंट नो, बट जो ही सेड हाँ, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज मान लेते हैं ना उसको। तो जी सर, पाउडर हो या ठीक है कुछ सर। भी हो, सैंपल साइज बढ़ हम्म, गया। इट हार्डली ओके। मैटर्स, आप किसी चीज में हम्म, लिक्विड मिलाते हैं या कुछ भी मिलाते हैं तो सैंपल साइज तो बढ़ा ही है ना। सही कह रहे हैं, वो मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, सैंपल हाँ, साइज आप ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ, तो वो क्वांटिटी बढ़ गई तो वो नंबर ऑफ एरिया में अब्जॉर्ब हो गया तो वो कम दिखाएगा। हाँ, वो पर यूनिट ऑफ दैट दिखाएगा ना, ब्लड जो यस, यस, करेक्ट, टेस्ट करते हैं वो करेक्ट, तो करेक्ट। थोड़ा, वो हाँ, पूरा। मतलब वो अगर 1 ml में दिखा रहा था, अब मैं अगर मैं मानूं कि इसमें मैंने नहीं, भाई 1 ml तो दिखा एक, रहा था, पर हम पूरी की पूरी जो ब्लड की बूंद होती है उसको थोड़ी उसमें ग्लूकोमीटर में चेक करते हैं। वो तो थोड़ा सा उस बूंद का भी थोड़ा सा परसेंटेज ही जाता है ना उसमें। जी सर, जी सर, उसमें तो तो बिल्कुल ही थोड़ा सा ही जाता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा ही जाता है, और उसमें हम्म, भी अगर आपका सैंपल में मान लो और एक लिमिटेड चीज ही जाएगी उसमें, जितना एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब करेगी, और उसी हिसाब से वो रीडिंग देगा। ओके। तो वो सैंपल तो साइज दैट बढ़ने की वाज द वजह से। रीजन ना। हाँ, दैट वाज द रीजन। सो व्हाट ओके। ही सेड वाज अ फ्रॉड। ओ, इन सिंपल टर्म्स, इन मैथमेटिकल टर्म्स, इट वाज अ फ्रॉड। nobody, sir, nobody at that time, I think nobody noticed that. मैंने उसी समय नोट कर लिया था उसको। मैंने अच्छा, उसके 2-4 दिन के अंदर कोरा के ऊपर मेरा आर्टिकल है जिसमें काफी व्यूज आ चुके हैं, और उनको ओके। फोन करके भी मैं बता चुका हूँ कि ये गड़बड़ किया आपने, पर वो दे आर नॉट विलिंग टू लिसन। अब उसके बाद वो दूसरी बात सबका अपना बताता हूँ व्यू आपको रहता मैं। है। अब मैं आपको जी दूसरी बात सर, बताता हूँ, शुगर क्या होती है। शुगर जी इज सर, मेड आउट ऑफ शुगर केन, वो भी फ्रूट होता है। राइट। शुगर फ्रूट इज होता है। 50% फ्रक्टोज एंड 50% ग्लूकोज। फ्रूट की बात कह रहे हैं ना सर आप? फ्रूट की बात कर रहा हूँ, फ्रूट इज। ओके। शुगर नहीं, केन की शुगर मतलब की बात कर गन्ने रहा की हूँ, बात? शुगर केन की बात भी नहीं कर रहा। जो टेबल शुगर होती है उसमें हाँ, 50% फ्रक्टोज होता है, 50% ग्लूकोज होता है। ओके, तो चीनी की बात कर रहे हैं। चीनी की बात कर रहा हूँ, टेबल शुगर की, जो मार्केट में मिलती है, जिसको रिफाइंड शुगर बोलते हैं हम। तो रिफाइन में उसमें तो यही बताते हैं कि वो तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है। सर यही तो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है लोगों में। जो इन्फॉर्मेशन वो ओके। देना चाहते हैं, फीड करना चाहते हैं, वो ही देते हैं, बाकी को विदहोल्ड कर लेते हैं। ये विदहोल्डिंग फ्रॉड और एक क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नजर से, अगर आप ईमानदारी से देखो तो। सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना, दैट इज आल्सो ऑफेंस। यस, बिकॉज वो नोइंगली सप्रेस की जाती है। मुझे कैसे पता चला, एक बार मैं कुछ पीसीओडी के लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको एक जंप चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, तो आप एक एक चम्मच चीनी खा लो 2-2 घंटे बाद। तो ओके। ऐसे ही किसी लड़की ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने वो दे दिया। वो बहुत गुस्सा हो गई कि तुम तो मरवाओगे, ये तो तुम चीनी कह रहे हो, और कार्बो मतलब इसका तो वी हैव टू मॉनिटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो उसने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वर्ड यूज कर दिया, तो अब बुरा तो लगा जब उसने मेरे को धमकाया इस तरीके से। तो मैंने फिर इंटरनेट पर सर्च मारा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। जी सर। तो ग्लूकोज का फिर उसमें पता चला इतना होता है। शुगर का देखा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है। उसका कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसका 20 होता है। तो क्योंकि वो 50-50 होता है, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 60 हो गया टोटल। ओके, राइट सर, राइट ठीक सर। है, अब आप कोई भी फ्रूट उठाओगे, सभी में ग्लूकोज उसका मिक्स होता है। तो अगर भी आपने होता है। फ्रूट्स लेने की जगह, एक चम्मच चीनी खाना शुरू कर देते हो, दिन में 4 चम्मच चीनी खाते तो भी आपका नीचे आया था। तो आपने ऐसा तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पैसे नहीं खर्च किया कर मैंने दिए। सर।
मैंने तो सर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं ये करके देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ उसका एक्सपीरियंस। मेरी मदर डायबिटिक थी और ये मुझे ओके इसी वजह से मैं डायबिटीज के पीछे पड़ा हूँ। शी वॉज ओके सर। डायबिटिक एंड शी वॉज ऑन इंसुलिन फॉर मोर देन 40 years। शी डाइड ओ अबाउट 2 years बैक। नहीं, 4-5 साल हो, एक मिनट ठहरो, हाँ 4-5 साल हो गए शायद उनकी डेथ हुए, 17 या 16 के ओहो आसपास हुई। So she was diabetic for a very long period of time. She was on insulin. She used to take all medicines and all that. तो धीरे ओके धीरे करके जो ब्लड शुगर होती है वो लास्ट जब स्टेज में पहुंचते हैं तो आप जितना मर्जी इंसुलिन लगा लो और जितना मर्जी उसमें वो दवाइयां खा लो, वो 400-500 के नीचे नहीं आती। जी सर, मैंने मतलब कई लोगों को ऐसा मतलब सुना है। जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो लोग बोलते थे मेरी 400 थी, 500 थी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। कुछ ऐसा फीडबैक भी लोगों ने दिया था जैसे आप बता रहे ये हैं। बिसुर और कई लोग चौधरी बोल का रहे ना। हैं कि हाँ, कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि वो बढ़ रही है तो कम नहीं हो रही है, मतलब तो ऐसी स्टेज आ गई है तो इंसुलिन भी लगा रहे हैं, जैसे आप मैं अभी बोल आपको रहे हैं, सारा तो बता ऐसे देता हूँ, मेरे पास और भी बहुत से कॉल्स आए हैं बिसुर चौधरी के लोगों के। जी अब सर। बिसुर चौधरी के फॉलोअर्स के भी आए हैं जो लोग इनसे सर्टिफिकेट लेकर करते हैं ना। तो जी जी एक जी सर। बंदा तो मेरे को धमकाने लगा कि वो गोली मार देगा। सो दैट ऑल्सो शोज द काइंड ऑफ पीपल दे आर। हम यस। ओपनली डिबेट कर रहे हैं। वी आर तो नॉट कोई पासिंग ए जजमेंट, वी आर सिंपली सेइंग। मेरा अभी तो मैं आपसे बात करते हुए फ्रॉड और बहुत सारे वर्ड यूज कर गया हूँ, जी सर। बट जो भी मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एक डिबेट फॉर्म में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं गलत हूँ तो आई एम वेरी ओपन कि आप मेरे को बता दो, मैं उसको सही रिवाइज सही कर बात है। लूंगा। और जो भी आप कह रहे हैं उसका आपके पास बैक एविडेंस भी है, लाइक आपके पास बहुत सारे केसेस हैं, जो केस स्टडी है हाँ आपके पास पेशेंट की, जो हाँ आपने हाँ। क्योर किए हैं। नहीं नहीं, उस क्योर करने के अलावा जैसे आपने मेरे को फोन किया ऐसे और लोगों ने फोन किया। अब जैसे टाइप 1 वालों ने किया, एक हम्म। ने किया, उनका बच्चा बच्ची या बच्चा 9 साल का था। वो कहते जी उनका किया, थोड़े दिनों के बाद बच्ची कोमा में चली गई। शी वॉज टू बी हॉस्पिटलाइज कई बारी। तो बाप रे। उसके बाद उसका इंसुलिन वगैरह है। उसके बाद दे टू मतलब उसके बाद भी लोग ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं, इंसुलिन चालू कर देते हैं। उसके बाद इंसुलिन लेने के बावजूद भी शुगर नीचे नहीं आती। मतलब उनका भी फॉलो कर ओके। रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आती। फिर देवर हाँ, बट ये क्या होता है सर, जैसे मतलब वो बंदा इंसुलिन ले रहा है और फ्रूट्स खा रहा है तो उसकी इतने डाउन क्यों हो जाती है, जैसे आप बता रहे कि हॉस्पिटलाइज हो गया वो बच्चा, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या जस्ट मतलब वो है कि उसमें फ्रक्टोज है कि वो कम उसमें गया, या कुछ लोग जैसे मैंने बहुत फॉलो किया तो मेरा भाई सही आता रहा। तो एक्चुअली क्या वो जो अपने मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट लेक्चर्स में। मैं आपको जी सर। बताता हूँ। मेरा फ्रेंड है एक, मेरी एज का है, मैं 57 का हूँ, तो इज ऑल्सो हम्म। 56-57। वो ओके यूएसए में सर। रहता है, ठीक है। ओके सर। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग बिस्वर चौधरी ओके। एंड हिज फीडबैक वाज ऑल्सो कि जो उनका ब्लड शुगर 200-250 के ऊपर रहता था, इट केम डाउन टू 120-110 एंड मतलब टोटल कंट्रोल में आ गया। जी सर। ही वॉज डूइंग वॉकिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। फिर उसके हाँ, बाद एक्सरसाइज तो जरूर करना पड़ता है। हाँ, तो फिर उसके बाद उसका मैसेज आने लगा कि उसका जो स्नोरिंग थी, जो ओके, खराटे होते हैं, स्नोरिंग। वो बहुत हाँ हाँ। ज्यादा बढ़ गए। ओहो हो। स्नोरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रोनिक एग्जाम्पल्स ऑफ लो एनर्जी लेवल्स। तो आप ओहो। इसका मतलब है कि अगर आपके ग्लूकोज सेल्स में पहुंच रहा है तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। जो सबसे ओके। बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे आप इंसुलिन लो, चाहे आप मेटफॉर्मिन लो या कोई भी मेडिसिन लो, आपका एनर्जी लेवल कम होने लगता है, आपका मसल मास कम होने लगता है। तो इसका मतलब ओके। है कि जो भी चीज आप ले रहे हो, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ भी हो, अगर आपका मसल मास कम हो रहा है, अगर आपकी वीकनेस बढ़ रही है, दैट मीन्स वो आपको खत्म कर रहा है अंदर से। ओहो। सूनर और लेटर इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। बट मुझे ये था कि मैं बहुत स्नोरिंग करता था, बट मतलब मुझे पता चलता था कि भाई एकदम आंख खुलती थी तो गले में दर्द रहता था। मुझे वाइफ को पता थी कि बहुत खराटे लेते हो। अब नहीं है। बट अभी 2-3 दिन से वो नहीं है। अच्छा, 3 दिन से नहीं है, पहले हो रहे थे। बहुत हो रहे थे सर, 3 जब दिन से तो ये लगा लीजिए जब ये कि ले रहे खत्म थे हो आप, गए। फ्रूट्स ले रहे थे, नहीं खत्म नहीं होंगे, अभी दोबारा आएंगे। ओके। सी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये कोई भी सिस्टम को आप फॉलो करो, ये आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज फॉलो करते हो, चाहे डाइट हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई हैबिट हो, तो वो जी आपकी सर। बॉडी में पूरा चेंज कर देता है, A to Z सब चेंज कर देता है, ऊपर से नीचे तक। ओके। अब आपने मेरा जो सिस्टम फॉलो करना शुरू किया, इसने जो चेंज किया वो सिर्फ आपके ब्लड में किया। करेक्ट। ब्लड इज ओनली 6 to 7% ऑफ द बॉडी वेट। ओहो। तो 93-94% में नहीं हुआ। अब 3-4 दिन के बाद वो चेंजेस बॉडी करने की कोशिश करेगी वहां पर भी।
और तब ओके। तबाही मचेगी, तब आपका ब्लड ओह। शुगर जंप करेगा, क्योंकि आपके शुगर का सेल में जाने का जो रास्ता है वो ब्लड ही है। करेक्ट सर। तो अगर आपके ब्लड में शुगर 100 आ रही है तो इसका मतलब कभी भी हम्म। जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, तो 100 सही नहीं है सर, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, इन दैट वे इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज शुगर को बढ़ाए बिना तो आपका सेल्स का ग्लूकोज पूरा नहीं हो सकता। अब सीधी सी बात है, ये तो हर कोई दुनिया में बोलता है ना, पर ये नहीं एक्सप्लेन करता कि भैया जब वो 100 पर आप लेकर आए तो आपके सेल्स की ग्लूकोज जो कम हुई वो कैसे पूरी होगी। आप फ्रीक्वेंट, अभी आप रिसेंट डायबिटिक हो तो आपको ज्यादा जी डैमेज सर। नहीं हुई। जो आदमी 20 साल से दवा खा रहा है उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसकी जी पूरी सर। बॉडी में चेंज हो गया। उसने विष्णु रॉय चौधरी को फॉलो किया तो उसने तबाही मचा दी अंदर। अब उसको मैं ठीक जी करने की सर। कोशिश करूं, जो आदमी 4 साल 5 साल इसके लिए फॉलो कर चुका है, तो मुश्किल है। ओके। अब आप उसको 2 साल फॉलो कर चुके हैं, अब पता नहीं अंदर कितनी तबाही हुई। ठीक है, ओहो। अब उसको जैसे ही ठीक करते हो, जैसे मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको दूसरा एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम है। जी हाँ सर, मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती थी, पर हाँ, वो मैं मेरे आपको बता पास रहा हूँ वो इस चैनल के हाइट भी है। ऊपर हाँ, एक मिनट, तो मेरे चैनल हाँ के ऊपर इस समय कम से कम नहीं तो 600-700 लोगों के वीडियोज हैं, जी सर, रिकॉर्डिंग वो है। मैंने वीडियो की मतलब रिकॉर्डिंग मैं पूरी तो नहीं कर पाया, पर मैं जो 4-5 सुनी मैंने उसको ही थोड़ा अपने हम्म, में चेंज करके देखा, तो तो मुझे मिला उसमें फायदा, तो लोग इसलिए मैं आपसे कॉल उसमें किया। लोग एसिडिटी से जो 10-10, 20-20 साल से दवा ले रहे हैं, सिर्फ एक दिन में 2 दिन में ठीक होते हैं, पर उसके बाद ये हाँ, प्रॉब्लम दोबारा से शुरू होती है। ओके। तो जो लोग यंग होते हैं, मान लो किसी ने 20-25-30 साल के अंदर, 2-4-5 साल के अंदर कॉन्टेक्ट कर लिया, जी तो सर। उसको 3-4 दिन के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दोबारा से एसिडिटी होने लगती है। फिर उसके ओके। बाद उसको 1-2 महीने के लिए इसको फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद उसको ऑलमोस्ट 70-80-90% रिलीफ मिल जाता है। ओके। क्योंकि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होती है, कोई भी क्रोनिक चीज होती है तो वो धीरे धीरे चेंज होगी, वो ऑल ऑफ ए सडन रातों रात नहीं हो जाती। रातों रात ओके आपको सर। जो सिम्टम मिलता है वो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए, आपको सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि आप ठीक रास्ते जा रहे हो, ओके सर। और फिर वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना तो ये कोल्ड ड्रिंक पीने से होता, ना ये जूस पीने से होता, टोटल ओवरऑल फ्लूइड ज्यादा होने से होता है। आपके सेल्स में जब पानी ज्यादा हो जाएगा तब ये होता है। राइट राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले 2015 और 18 के बीच की बात करूं मैं, तो मतलब मैं ये ले रहा था, मैं अगर इतना फ्लूइड लेता था तो समझ लो एक किस्म से मेरे शरीर में तालाब बना हुआ था पानी का। मैं बहुत ज्यादा फ्लूइड लेता था, 7-8 लीटर कम से कम होगा उस टाइम। हम्म, तो डायबिटीज होने से पहले की बात है सर ये। और अब इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिसको डायबिटीज होती है जी सर। वो आदमी को पेशाब बहुत आता है और प्यास बहुत लगती है। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है, अब जिस आदमी को ये प्रॉब्लम हो और वो पहली बार डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर का फर्ज क्या बनता है कि भैया आपको प्यास कब से लग रही है, आपको कब से ज्यादा यूरिन आ रहा है, ये सब पूछना होता है। वो ये किसी भी पूछते नहीं है। किसी भी दुनिया के आदमी ने, किसी भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं करी। देयर इज नो रिसर्च, देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ, एवरीबडी इज सेलिंग ओके। इंसुलिन एंड मेडिसिन। दिस इज करेक्ट सर। अनदर क्रिमिनल क्राइम, जिसमें कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। करेक्ट सर। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है वो उसकी वजह से होती है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, एक लॉजिकल आदमी चाहे वो रिक्शा पुलर भी हो, ही विल ऑल्सो एग्जामिन दीज थिंग्स। अगर आप 10 रिक्शा पुलर के पास भी ये प्रॉब्लम्स लेके जाओगे तो ऑब्वियसली ही एग्जामिन कि आपको कब से हो रहा है। करेक्ट सर। मतलब सिंपल, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप हर कोई पूछेगा ये भाई कब से हाँ, प्रॉब्लम है, या पर डॉक्टर नहीं पूछेगा, साइंटिस्ट नहीं पूछेगा, कोई स्टडी नहीं हुई दुनिया में। टेस्ट कराओ, ये प्रॉब्लम है तो आप जांच कराओ, ये प्रॉब्लम है तो ये गोली खाओ, और दवाई खा लो। यही बताते हैं। जी सो सर। दिस इज समथिंग जो कि एक बहुत ही और इसी तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर का होता है कि भैया आप नमक कम कर दो, नमक ज्यादा लेने की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। देयर इज नो स्टडी इन द वर्ल्ड विच हैज लिंक्ड कंजम्पशन ऑफ द सॉल्ट विद द ब्लड प्रेशर। ओह, दुनिया में और किसी भी मैंने भी कम कर दिया जरा। हाँ, मतलब दुनिया मैंने तो क्या में किया। किसी भी स्टडी के, मतलब किसी भी चीज की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल चीज है उसके ऊपर कोई स्टडी कभी नहीं हुई। ओके सर। दिस शोज कि देयर इज अ बिग बिग कंस्पेरेसी। ये बोलना आसान होता है कि ये फार्मा कंपनीज ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, पर अगर आप रियल सेंस में देखते हो तो दीज आर द रियल आर्ग्यूमेंट्स। ओके। कि जो चीज सबसे ऑब्वियस चीज है उसी को नहीं तुमने देखा आज तक। हाँ, अभी वो या तो सर उसमें क्या क्या है, जो ऑब्वियस चीज देख के तो आदमी ऐसे ठीक हो जाएगा, तो उसमें कमर्शियल ऐड नहीं हुआ ना, उसमें तो बेच हाँ, नहीं सकते उस चीज को। यस, और अब जो चीज इसीलिए आप मेरा बता रहे हैं, चैनल ये चल पानी नहीं वाला रहा, फार्मूला, ये कोई कमर्शियल, ये वो टैबलेट में पैक करके बेच नहीं सकते। इसीलिए मेरा चैनल चलता नहीं है। जी सर, ये कमर्शलाइज नहीं हो सकता ना ये। तो इसलिए आप अगर किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे ना कि ऐसा करो, तो वो कई लोग मानेंगे नहीं। बट मैंने आपकी वीडियो बहुत, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग था बहुत सुनी सर,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मैंने जब फॉलो करके देखा मुझे रिजल्ट मिले, इसलिए मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। So coming back to the reasons and other things, जो हाँ आपका सर। एसिडिटी का मेन कारण है वो है आपका आप एसिडिटी का भी कह रहे हैं आपका आराम मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में करेंगे, 2-4 महीने फॉलो करेंगे, आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। दूसरी ओके चीज सर। आप एक चीज समझिए, इनडाइजेशन इज द फर्स्ट कॉज फॉर डायबिटीज। ओ मतलब अगर किसी का डाइजेशन खराब हो गया तो उसको रीजन रहेगा, डायबिटीज होगी, कॉन्स्टिपेशन ब्लड रहेगी। प्रेशर होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगी। कॉन्स्टिपेशन इज मतलब नॉट लिंक्ड। ओके इनडाइजेशन का मतलब है कि आप गैस भी मत लो, आपको ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा खाना। ओके। और तो इनडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण जो दुनिया का है, इनडाइजेशन या कि ये जो होता है हमें एसिडिटी क्यों होती है? जी सर। डाइटिंग इज द फर्स्ट थिंग, एक्सरसाइज इज द सेकंड थिंग। ओ सो डाइटिंग का तो मैं सोच रहा हूँ सर कि मैंने आज तो खाया नहीं है, 3 दिन से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं बंद कर रहा हूँ इसको। किसको? आई फॉलो दिस थिंग, मतलब वही जो फ्रूट खाना है, पहले खाने से पहले सब्जी खानी है, कच्ची सब्जी। हाँ, और तीसरी चीज ये है कि फ्रीक्वेंट मील इज और स्नैकिंग करना इज द थर्ड बिगेस्ट रीजन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। देखिए, आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम क्या है? जी आप सर। खाना खाएंगे, पेट में जाएगा। जी सर। आपका पेट जो होता है 200 ग्राम का होता है, 200-250 ग्राम का। करेक्ट आप सर। एक मील जो रीजनेबल मील होता है वो कम से कम 1 किलो का होता है। हम्म। तो जब आप खाना पेट खाते हैं तो पेट स्ट्रेच होता है। जी सर। उस स्ट्रेचिंग के टाइम पर पेट में मूवमेंट्स होती हैं। जी सर। वो मूवमेंट्स होती हैं एनर्जी कंज्यूमिंग। ओके, बॉडी की एनर्जी वहाँ लग जाती है उसको, मतलब सारा दूसरी चीज जो मैनेज बोलते करने हैं हम एसिड बनते हैं पेट में, एंजाइम्स बनते हैं। आपका पेट जितना स्ट्रेच होगा उतने ज्यादा एसिड्स बनेंगे। ओके, मतलब वो जैसे हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो फिर वो एसिड ज्यादा बनाएंगे। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज क्या? मतलब आप कह रहे हो ना कि जितना स्ट्रेस होगा, वो तो एक्सरसाइज में भी स्ट्रेस होता है, नहीं नहीं तो नहीं अगर नहीं, जो स्ट्रेच एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो एसिड स्ट्रेच बनेगा। नहीं, स्ट्रेच डिस्टेंशन स्ट्रेच मतलब मतलब फैलना, खींचना। मतलब खींचना। एक्सरसाइज में पेट के ऊपर कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती। ओके ओके। एक्सरसाइज में क्या होगा? पेट झटके खाएगा और वो डैमेज होगा। पेट का कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ओके। पेट की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, इंटेस्टाइन्स की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आपके हार्ट की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हार्ट को छोड़कर किसी की भी एक्सरसाइज नहीं होती आपके एक्सरसाइज करने से। ओके। वो डैमेज होते हैं तो जो एक्सरसाइज करने जो से। जो भी है कि मतलब जो बाबा रामदेव भी बताते हैं, वो हम प्राणायाम कराते हैं, तो वो भी डैमेजिंग है, बेवकूफ राइट? बनाता है वो भी। अच्छा। देयर इज नो साइंस बिहाइंड दैट। ओके। आपने मतलब जल नीति का नाम सुना हुआ है? आज सुना है सर, वो नाक पानी लेना कौन करते हैं? योगा करने वाले करते हैं। जो करने वाले करते हैं। 50 to 60% पीपल हु आर योगा ट्यूटर्स वो करते हैं। करते हैं सर। वो वही आदमी करेगा जिसको कोल्ड एंड कफ रहेगा। हाँ, तो यही इसका मतलब है वो ही जो पर्सन योगा लेता है। करता है, जो योगा करेगा उसको कोल्ड एंड कफ होगा। अगर 50% को हो रहा है तो इसका मतलब तो आप डायरेक्टली कहोगे ना कि योगा की वजह से हो रहा है। फिर तो कहेंगे सर, ये तो अब एविडेंस हमारा हो गया ना सिस्टम फिर। फॉलो करोगे तो आपको कभी कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। ओके सर। जिसको 10 साल से कोल्ड एंड कफ है उसको 36 घंटे में आराम मिल जाता है। ओके। जिसको स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, अभी देयर वाज अ पेशेंट 10 एक दिन पहले, नहीं थोड़ा सा 24 तारीख को कांटेक्ट किया था। आज कितना हो गया? 8 तारीख हो गया। जी तो सर। 24 और 8 में करीब हो गया, 6 और 8 14 दिन हो गए। हम्म। इनका क्या प्रॉब्लम था? इनको एसिडिटी थी काफी ज्यादा और ये मेडिसिन ले रहे थे 6-7 साल से। और इसके अलावा इनको हिकअप्स, हिचकी आ रही थी और ये इनकी हिचकी जो थी कंटिन्यूअस होती थी हाँ, वो पूरा दिन। हिकअप्स वाला भी मैंने देखा था सर। आप हाँ। वो भी जो भी कटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो उनको काफी आराम मिला है बोल रहे थे बीच में, बट मैंने शायद नहीं मतलब रिकॉर्डिंग नहीं सुना थी। आपने लास्ट सुनेंगे तो उसमें उनको फिर दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर दोबारा मेडिसिन शुरू कर ली उन्होंने। ओके। और अगर आप पहला वीडियो पूरा देखोगे तो मैंने पहले हाँ, तो दिन ही उनको वार्न कर दिया था कि आपको 3-4 दिन के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू होगी और उसके बाद आपको महीना 1.5 महीना इसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो महीने 2 महीने के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। और ओके। जिस तरीके से मैंने बोला, तीसरे दिन उनकी पहले हिचकी बंद हुई 2 या 3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद 5वें दिन से लेकर 4 दिन के लिए बंद हो गई। अच्छा, हाँ, वो ऐसा बता रहे थे बंद करके फिर दूसरा शुरू हो जाता है, उसमें सुना था ऐसा। तो जो लास्ट है वो मैंने शायद अपलोड भी नहीं किया, उसमें उनकी हिचकी भी चालू है और ज्यादा तेज से चालू है और उनको एसिडिटी भी दोबारा से हो गई। तो उस दिन उन्होंने मेडिसिन ले ली थी। बट ऐसे लोग जितने भी हैं उनको महीने भर में आराम मिल जाता है। तो ओके, मतलब महीना फॉलो करना पड़ता है ना सर? महीना क्या, उसको लाइफ भर के लिए फॉलो करना है। जो चीज ठीक है वो लाइफ के लिए फॉलो करेंगे आप, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि आप पूरा ठीक नहीं होना चाहते।
सही कह रहे हैं सर। देखिए, आपकी ठीक है। बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, ये तो आपको समझ में आता है कि आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हो फाइंड आउट करने के लिए कि आपका कौन सा मिनरल ज्यादा है, कौन सा कम है। क्या जी सर, कराते हैं हम, वो टेस्ट होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं है जो आपको ये बता सके आपकी बॉडी में क्या कम है, क्या ज्यादा है। ओके। आप हर 5 मिनट के बाद अपना ब्लड टेस्ट करा लो, हर 5 मिनट की रिपोर्ट अलग होगी। ओके, वो तो ऑब्जॉर्प्शन पे डिपेंड हुआ ना, बॉडी कितनी नहीं 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 ऑब्जॉर्व कर रही है उस टाइम नहीं, ब्लड ना की। ना 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 ना। ओके। आपने मान लो 6 घंटे तक कुछ नहीं खाया, ओके। या आप पूरा 24 घंटे कुछ नहीं खाया, उसके बावजूद भी आप अपना ब्लड टेस्ट करोगे तो हर 5 मिनट की रिपोर्ट अलग होगी। ओके। बॉडी कीप्स चेंजिंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। जितने भी मिनरल्स बॉडी के होते हैं, साइंटिफिकली 2/3 ऑफ द मिनरल्स आर मेड बाय द बॉडी बाय इटसेल्फ। ओके। ठीक है। तो और उसके जो ओके लेवल्स सर। को कंट्रोल करने का काम होता है बॉडी अपने आप करती है। ओके। आपके फिजिकल इंटेक से कुछ नहीं होता। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक आईसीयू में बंदा है। हम्म। आईसीयू में जो बंदा है उसका मान लीजिए ब्लड सोडियम कम आ रहा है। ओके ब्लड सर। सोडियम कम होते ही वो डिलीरियम में चले जाता है, वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जी सर। आप उसको जितना मर्जी सॉल्ट दे लो, वो वापस नहीं आएगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, पर वो अपने आप धीरे धीरे वापस आएगा। ओके। आपकी कोई भी थ्योरी नहीं लगती। एक बार मेरी बहस हुई थी, मेरे फादर आईसीयू में थे एंड उनका ब्लड सोडियम कम आ रहा था और डॉक्टर्स के हिसाब से ही वाज नॉट सपोज टू सर्वाइव मोर देन फ्यू डेज। मतलब मेरे को 48 आवर्स का बोला था ओके। कि 48 आवर्स में क्रिटिकल है। एंड ही वाज एज्ड आल्सो 82 83 की एज हो चुकी थी उनकी। 80 के आसपास की एज थी, 81 82। तो जब उसने ये बोला तो फिर पिक्चर तो क्लियर हो ही गई, क्योंकि उससे पहले भी मेरे फादर की कंडीशन ऐसी थी कि दूसरे जो मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग था दिल्ली में, सुपर स्पेशलिटी। तो उन्होंने 3-4 साल पहले भी जब वो एडमिटेड थे तभी भी डॉक्टर ने कहा था हफ्ता भर नहीं बचेंगे। और उन्होंने कहा दुनिया के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, यू कैन नॉट सर्वाइव। ओके। उसके बावजूद उनको ठीक करने में सिर्फ 48 घंटे लगे थे। फिर मैंने कहा जब बचना ही नहीं है तो एक काम कर दो, तुम दवाइयां बंद कर दो एंड हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर ने तो खुद डिहाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका पहले से ही आपको पता था? डिहाइड्रेशन का उस time कंसेप्ट मैं पिछले 15 साल से 20 साल से कर रहा हूँ अपने ऊपर। ओके। ओके सर। तो उसमें Right. मुझे मालूम था कि मेरे को साइनस होता था बचपन से, ओके। पर आई यूज टू बी वेरी एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब ये हो गया कि मुझे साइनस हुआ, थोड़ा सा जॉज में दर्द होना शुरू हुआ तो 2-3 दिन में एक बार खेल लिए, भाग लिए, कुछ भी कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो वो अपने आप से ठीक हो जाता था। ओके। तो मैंने कभी बचपन में कभी डॉक्टर के पास तुम गए नहीं ओके। इस चीज को लेके, कोल्ड एंड कफ को लेकर। हाँ, पेन और इन सब चीजों के लिए कभी गए नहीं, कभी बोला ही नहीं। जाते तो दूसरे ये बोलते जुकाम है, ये नहीं बोला कभी जॉज में दर्द। हम सोचते थे शायद उल्टा लेट गए या कहीं दब गया या कुछ हो गया, उस वजह से होगा। कभी मैंने डॉक्टर से जिक्र नहीं किया इसका। ओके। तो जैसे जैसे फिर मैं बड़ा हो गया, 30-35 साल की उम्र हो गई, तो उसके बाद ये जो सीवियरिटी थी, क्योंकि बचपन में हमने कोल्ड एंड कफ के लिए कभी कोई बॉदर ही नहीं किया, खेलते कूदते रहते थे, कभी हमने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। घर वाले जबरदस्ती करते थे इसलिए डिस्पेंसरी चले जाते थे, वहां से सिरप मिलता था, पी भी लेते थे क्योंकि स्वाद होता था। जी जी। बट कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी ये नहीं किया छुट्टी कर ली या कुछ बीमार हो गए या कुछ ऐसा कुछ था हाँ, नहीं। जाते थे सर, मतलब ऐसा नहीं करते थे कि छुट्टी कर लेते थे, चाहे कितना बड़ी कफ हो रहा बट हो। फाइनली क्या होना शुरू हुआ कि कोल्ड एंड कफ के साथ में एक तो गला पक जाता था, वो जो सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, और दूसरा मेरे को पूरी बॉडी में पेन होती थी और 8-8 10-10 दिन के लिए मैं बेड रिडन हो जाता था और फीवर हो जाता था हाई। ओके। तो तभी भी ये नहीं जाता था, फीवर हुआ, फीवर की दवाई ले ली, डॉक्टर के पास जाते नहीं थे। एक बारी वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 106 टेम्परेचर हो गया और फीवर हो रहा था। उसमें डेंगू चल रहा था, तो वो डेंगू में होता है बार बार फ्लूइड ज्यादा लो, तो उसमें मुझे कुछ पता नहीं था, धड़ाधड़ करके मैंने 4-5 गिलास पानी पी लिया थोड़े थोड़े इंटरवल पर। और जैसे जैसे मैं पानी पीता गया, हाँ जो भी है, उसमें जैसे जैसे पानी पीता गया वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। सुबह तक इतना बुरा हाल हो गया, कुछ कहने नहीं। सुबह उठते सीधा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा डेंगू का सीजन खत्म हो चुका है, दिस इज साइनस। जब उसको बताया यहाँ पेन हो रही है, उसके बाद उसने मेडिसिन दी, 15-20 दिन मेडिसिन खाई, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सीजन जैसे ही चेंज हुआ 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा से सोर थ्रोट होने लगा, प्रॉब्लम आ गई। तो उस समय तक किसी एक बंदे का फीडबैक आ चुका था हाइड्रेशन का, कि हाइड्रेशन से नुकसान बहुत होते हैं। ओके। तो उस समय तक और जो एग्जाम्पल था ना वो बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल था। एक बंदे की एड़ियां इतनी फटी हुई थी कि हील तक दिखाई देती थी, हड्डी दिखाई देती थी, और वो एक कट नहीं था, पूरी एड़ी का बुरा हाल था। मतलब आप उसको देखोगे तो आपको गिनती आती थी। अच्छा। उनको मैंने बोला कि आप फ्लूइड, उस समय पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था कि आप 1-1 घंटे में 1 गिलास पीते रहो।
उनका Okay. वो कराया, 10 से 15 दिन के अंदर उनकी उनकी जो एड़ी थी, जैसे हाथ की पाम होते हैं ना, कि क्रैक का नामो निशान नहीं। मतलब आप ओह। ये भी नहीं कह सकते इस बंदे, मतलब गुलाबी भी हो गई, मतलब सब चीजें ठीक हो गई। ओह। आप उसको देख के वो बोल ही नहीं मतलब सकते। फ्लूइड इनटेक बढ़ाने से। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फ्लूइड इंटेक अपना बढ़ा के रखा। महीने हाँ। भर के बाद में जितने उनके पहले थे उससे ज्यादा हो गए। ओह। तो वहां पर ये चीज क्लिक करी कि भैया ये फ्लूइड इंटेक जो है, हाइड्रेशन जो है, वो उसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। ओके। तो वहां से डिहाइड्रेशन का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। और डिहाइड्रेशन का जो पहला एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किया, दैट वाज कि जैसे ही मुझे साइनस और ये फीवर और कोल्ड होने लगा और बॉडी पेन होने लगा, मैंने चुपचाप से डिसाइड किया अगले 48 घंटे तक पानी की एक बूंद नहीं पीनी। अच्छा। बिस्तर पर लेट गया, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सब बंद कर दिया। ओके। और बिस्तर पर लेटने के बाद मैं वेट करने लगा। 24 घंटे के बाद में जो मेरे को कंजेशन होता था कि मैं मेरा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परंतु कफ निकलती नहीं थी, निकलेगी तो अच्छा। थोड़ी सी निकल जाती थी। 24 घंटे के बाद फ्री फ्लो शुरू हो गया, मतलब धुआंधार तरीके से कफ निकलनी शुरू हो गई। ओके। उसके बाद 7-8 दिन तक कफ निकलती रही और 7-8 दिन के बाद मेरा जो चेस्ट था वो एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। उसके बाद मैं कोशिश भी करूंगा तो कुछ नहीं निकलेगा। अगले 2-3 साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ इतना करने चाहिए। सिर्फ इतना करने से। 48 घंटे पानी छोड़ दिया, उसके बाद पानी का इंटेक कम ही होता था, ज्यादा नहीं करते थे हम। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन को बहुत एक्सट्रीम पर ले जाके देखा, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। फिर इसको बैलेंसिंग करने के थ्रू आए के लिए ट्राई किया कि कितने दिन पीना चाहिए, कितने दिन नहीं पीना चाहिए। तो अभी भी बहुत एक्यूरेसी तो नहीं है, पर आप ये कह सकते हो 90% एक्यूरेसी है। हमें पता है कितने दिन में क्या होगा। ओके। तो अभी जो प्रिंसिपल है वो है कि कभी हाइड्रेट करो, कभी डिहाइड्रेट करो और कभी पानी के इंटेक को बढ़ा दो। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है ना कि 4 लीटर 5 लीटर पियो, अगर आपकी बॉडी जो काम करती है, खासकर आपका जो लीवर और किडनी है, जो कि आपकी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये हार्ट वार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका लीवर और किडनी ठीक है, आपके हार्ट को, ब्रेन को, किसी भी चीज को कुछ नहीं हो सकता। ओके। तो ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं बॉडी में, वो लीवर और किडनी है, और दोनों के दोनों हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ओके। हम रात को सोते हैं तो कुछ खाते पीते नहीं है, करेक्ट सर। और सुबह उठ के लेटिन जाते हैं, पेशाब करते हैं। करेक्ट सर। 10 से 12 घंटे डिहाइड्रेशन के बाद में ही होता है। ओके। दैट शुड बी द क्लियर इंडिकेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। तो ये जो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पानी पी लो, ये कर लो, वो सब बकवास है। दैट इज नो साइंस बिहाइंड दैट। ओके। इसके अलावा मौसम होता है, गर्मी सर्दी होती है। गर्मी में आपके बॉडी ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट करती है, सर्दी में कम करती है, ड्राई होती है स्किन। दिस इज ओनली एंड ओनली टू गिव यू एन एग्जाम्पल एंड शो यू। अब जैसे बहुत से लोग हिंदुस्तान आते हैं गर्मी खाने के लिए, जो ठंडे देशों के होते हैं, हाँ हाँ, वो घूमने आते हैं इधर। जहाँ पर सीजन्स कम होते हैं ना, वहां पर लोग ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो, आपकी हैबिट्स पड़ी हुई हैं। पर सीजन क्या करता है, आपको फोर्स कर देता है, फोर्सफुली आपकी बॉडी में चेंजेस कर देता है, हैबिट चेंज करने के लिए फोर्सफुली। अब जैसे ठंड है, आप जितना मर्जी फ्लूइड को पियो, वो टिकना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है, और अब बंदा पीता भी कम ही है, पीता भी कम है और टिकेगा भी ज्यादा कम पीता है। चाय ज्यादा पी लेगा, सूप ज्यादा पी लेगा, वो सब कर लेगा, तो फ्लूइड इंटेक ही कैन मेंटेन, बट वो जितना मर्जी मेंटेन करने की कोशिश करे, वो टिकना ही नहीं है। अच्छा, तो नेचर ने बहुत सारी चीजें बना के रखी हैं, पर हम उसको इग्नोर करके रामदेव जैसे लोग भाग रहे हैं। अब रामदेव को, मेरे को बुराई कोई नहीं है। एक आदमी कहता है योगा से सब ठीक होता है, फिर दवाइयां बेचता है, दैट इज वन। दूसरा, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको जो अपनी प्रॉब्लम होती है, अब बालाकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ड्रामा कर दिया हार्ट के लिए, और बाद में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया ना कि किसी ने उसको जहर दे दिया था। ठीक है, हार्ट अटैक आया था उसको, हार्ट अटैक आया था, पर उसके बाद न्यूज चेंज कर दी। फिर लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई जहर देगा तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, हम कराते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं इंटरनली, फिर बाद में करेंगे। वो आज तक एफआईआर नहीं हुई, तब वो ऐसी था। हाँ, तो मतलब फ्रॉड था, सिंपल सी बात कहो तो फ्रॉड था। और दूसरी चीज आ गई उसकी, रामदेव के बारे में बहुत आया था कि यूके गया है घुटने चेंज कराने, कुछ नहीं बताया उसने। ये बहुत व्हाट्सएप पर न्यूज आई थी। ओके, तो उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया उसने। सो टुडे यूजेस इज पावर, उसका जो स्टेटस बन चुका है, ही यूजेस दैट टू क्लोज ऑल द माउथ, जो भी उसके अगेंस्ट होते हैं, एंड ही इज वेरी पावरफुल पर्सन। सो अब बात आती है डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज का थोड़ा सही है। आपको एक एक्सपेरिमेंट और बताता हूँ डायबिटीज का। जी सर।
25-year-old person. हम्म। Used to drink almost half a liter और half a bottle या full bottle भी, कभी 1.5 भी हो जाती थी. ओके। वेट वाइन या विस्की का? एल्कोहल, विस्की. अल्कोहल, ओके। और उसमें वेट, बॉडी वेट वाज 95 kg. हाइट वाज 5859. ठीक है. फैमिली प्रेशर होता था तो बीच में कभी 1 महीने के लिए बंद कर दी, कभी 15 दिन के लिए बंद कर दी, कभी 20 दिन के लिए बंद कर दी. तो मैं उसको बड़े सालों से समझा रहा था कि इस तरीके से दारू पीने से नुकसान होता है. अगर पीनी है तो कंसिस्टेंटली पियो. अच्छा, ऐसा भी है सब? हाँ, आप ये समझो ना, दारू क्या करती है, डिहाइड्रेट करती है आपको. हाँ, उसमें बहुत प्यास लगती है पीने के बाद. हाँ, तो अगर आपको डिहाइड्रेट किया तो नेक्स्ट डे बॉडी क्या करेगी, एक एक बूंद आपकी कंजर्व करेगी, आपको स्टोर करेगी पानी को. तो पानी वाटर रिटेंशन हो जाएगा आपको. तो अगर आपने अगले दिन नहीं पिया तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा. आपको जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि आपने नहीं पिया, आपको डिस्कम्फर्ट जो होता है, वो वही विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं. आपकी बॉडी पानी जमा कर रही होती है, उस पानी जमा करने की वजह से आपके मेटाबॉलिक रेट तेजी से गिरने लगता है. ओके, तभी को मतलब कुछ खाया पिया नहीं जाता, ढंग से पता नहीं है अगले दिन. जब तक पियो नहीं. ठीक है. पहली चीज, दारू में पानी नहीं डालना चाहिए. ओके. बिकॉज एक चीज डिहाइड्रेटिंग है, दूसरी हाइड्रेटिंग है, और अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाती हैं. आपके पेट तक पहुंचते पहुंचते दारू अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है. ठीक है. और अगर आप किसी को दारू पीनी है, कड़वी लग रही है, तो आप एक एक सिप ले सकते, सिप भी नहीं, चम्मच ले सकते हैं, आधा आधा चम्मच. आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं, सो दैट इट डज नॉट हर्ट यू एनीवेयर. अब उससे क्या होता है, दारू नीट लेने से क्या होता है, अगर आपको 1 क्वार्टर ले रहे हो तो जितना नशा आपको 1 क्वार्टर में होगा, अगर आप पानी नहीं लोगे तो आधे क्वार्टर में उतना नशा आ जाएगा, उतने पैसे बच जाएंगे. वो मेरे को भेज देना. सही कह रहे. आपको नशा ही चाहिए ना. एक चीज है नशा है, दूसरा है कि आपको 6 मतलब गिन के पीना है कि आधा पी लिया आपने. तो जितना आपको हाई वहां होता है उतना ही हाई इसमें होगा. अब आपका जो लीवर डैमेज होना है वो अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपने मतलब लीवर तक कितना पहुंचा. अगर आपने क्वार्टर पिया तो क्वार्टर तक जाएगा, अगर आपने हाफ क्वार्टर पिया तो आधा क्वार्टर ही जाएगा लीवर तक. तो आपकी डैमेज भी कम होगी उससे. ओके. सेकेंड चीज क्या होगी, क्योंकि अल्कोहल आपने कम पिया तो नेक्स्ट जो डिहाइड्रेशन होगा वो भी कम होगा, तो आपका वाटर रिटेंशन भी कम होगा. सही कह रहे हैं. अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था. सो ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं, बीच में भी शुगर बढ़ती रहती थी, तो कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, धीरे धीरे करके 450-500 तक पहुंच गई. ओके. अब उसके बाद में प्यास बुरी तरीके से लग रही है, पेशाब धुआंधार तरीके से आ रहा है, नथिंग इज इन कंट्रोल. अब ही वॉज अ क्लोज पर्सन, तो बड़ा बोला, उसको मालूम था पहले से कि मैं पानी को ब्लेम करता हूँ कि डायबिटीज में सिर्फ पानी का रोल होता है, कुछ नहीं होता. ही ट्राइड टू कंट्रोल हिज वाटर इनटेक. वो नहीं हुआ 2 दिन तक. 48 आवर्स तक उसने पूरा जोर लगा लिया पानी कम करने के लिए, नहीं हुआ. प्यास बहुत लग रही होगी. प्यास बहुत लग रही थी, बुरा हाल हो रहा था और सर घूम रहा था. भाई वो कहता नहीं करता तो मेरे को चक्कर आने लग रहे हैं. तो अल्टीमेटली मैंने उसको बोला एक काम कर, 1 क्वार्टर उठा पी जा. अच्छा. और पानी कम से कम डालियो. उनके लिए तो वो तो मतलब बम्पर ऑफर हो गया. हाँ. तो उसके बाद 1 घंटे के बाद 150 पॉइंट शुगर गिर गई. 1 घंटे में ही? हाँ. और अगले दिन से उसका पानी पर कंट्रोल आ गया. ही स्टार्टेड, जब 5 लीटर से नीचे नहीं हो रहा था वो 1 लीटर पर आ गया. वो प्रॉब्लम खत्म हो गई जो प्यास लग रही थी. और यूरिन का, तो यूरिन तो अभी भी ज्यादा आ रहा है, पर उसका वो प्रॉब्लम खत्म हो गया. फिर उसके बाद उसको बोला कि भाई रेगुलरली लो, और उसको अगर आपको अल्कोहल छोड़ना है, क्योंकि डैमेज तो करता ही करता है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को भी. तो उसका एक तरीका, पहला सबसे तरीका है कि अगर क्वार्टर से हाफ पर आना है, वो तरीका बता दिया. इसके बाद अगर आपको अल्कोहल छोड़ना है तो आप 5-5 ml हर हफ्ते कम करते जाओ. अच्छा, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करें ताकि बॉडी पे इम्पैक्ट ना पता चले. हाँ. तो और उसको पानी से मैनेज करते रहो, पानी के इसको फॉलो करते रहोगे तो आपकी बॉडी बड़े आराम से धीरे धीरे अडेप्ट कर जाएगी. फिर आप बिना दारू पिए भी उतने ही नशे में रहोगे जितना आप दारू के साथ में रहते हो. क्योंकि देखो, ये प्रॉब्लम दारू की होती कहाँ है, जब आप यंग होते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, सोशलाइजिंग करने में आपको हेजिटेशन होती है. तो आदमी देखता है जब दारू पी तो सोशलाइजिंग अपने आप शुरू हो जाती है, हेजिटेशन सारी खत्म हो जाती है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है. वो बंदा बहुत बोलता है, मस्त हो जाता है. मतलब ये स्टार्ट्स एंजॉयिंग लाइफ. राइट. 99% जो दारू की आदत लगती है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगती है. और इसीलिए जो स्टार्टिंग होती है दारू की, वो इसी एज में होती है, 15 से 25 साल में.
हम्म। 25 इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि स्कूल में नहीं पिया, कॉलेज में नहीं पिया, फिर आप जॉब ज्वाइन करते हो, वहां पर भी आप जॉब, एक अलग ही हाँ क्लास वहाँ, बन जाते हो, कार्टून बन जाते हो, आप हाँ बात नहीं कर मेरा भी सकते। जॉब ज्वाइन करने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो उसमें आपको सोशलाइजिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप देखते हो कि बाकी दारू पी के मस्त हो रहे हैं, तो आप भी शुरू कर देते हो, धीरे धीरे एक दो, फिर वो चलता रहता है, फिर बस एंड नहीं होता। जी सर। तो इसको जो, अगर आप कहीं पर डी एडिक्शन के लिए कोई भी मेडिसिन लेते हो, दैट इज सुसाइडल। तो इसको जो बंद करने का सेफेस्ट एंड द बेस्ट फॉर्म इज धीरे धीरे विड्रॉ करते हो, 5-5 ml कम करते रहो। उसके लिए आपको बीकर लेना पड़े, जो मर्जी लेना पड़े, उसको आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, घर बैठ के दारू पियो, कहीं ना पियो। ओके और जब तक आप उसको करोगे, अच्छा एनीवे, फिर उसके बाद उसने रेगुलर दारू पीनी शुरू कर दी। ठीक। तो जो डिस्कम्फर्ट, पहले तो बिना दारू के पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, मतलब ये यूज टू ट्राई ना पीने के लिए, सारी सारी रात जागना, सारी सारी रात मूवी देखते रहना, कुछ करते रहना, दारू पीने के बाद रोज नींद आती है, मस्त आती है। हाँ। तो जितने भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म, और अब उसका 450 से कम होकर ही वाज स्टैंडिंग द अदर डे 160 के आसपास फास्टिंग आ गया, और 180, 90 या 200 के आसपास वो आ गया पीपी, नो मेडिसिन, नथिंग। इतना ही करने से बहुत सही तो सर। अगर आपको समझ में आता है आप दारू पीते हो, और अगर आप दारू को साइंटिफिकली यूज करो अब, क्योंकि जो चीज आपके जो प्रॉब्लम है, आपके सेल्स में ज्यादा पानी है, ओके सेल्स तक आपकी कोई भी चीज आसानी से नहीं पहुंचती। ओके आप डिहाइड्रेट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। सेल्स को डिहाइड्रेट करने का शॉर्टेस्ट तरीका दारू है, दारू सीधी सेल में पहुंचती है। तो जो मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर डायबिटीज इज दारू। ओके इसको रेगुलेट करो, रोज पियो, पर क्वांटिटी को टेपर ऑफ करते जाओ, और ये पानी के शेड्यूल को कभी कम पीना, कभी ज्यादा पीना, ये करते जाओ। और सेकेंड चीज क्या होती है कि दिस इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन पता है आपको? नहीं सर, बस वो वीडियो में सुना है। डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, दैट सेज कि जिसको 5 में से 3 बीमारियां हैं, ये सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 5 में से 3 क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, सेंट्रल ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ओके अब डब्ल्यूएचओ को गोली मार देनी चाहिए इस डेफिनेशन के लिए, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज नॉट समथिंग विच कैन बी अंडरस्टूड बाई एनी पर्सन, नॉट इवन डॉक्टर्स। ओके 5 में से 3 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है? नो क्लेरिफिकेशन। नंबर 2, ये 5 में से 3 होती है, क्यों होती है, इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। ओके इसका बेसिक डेफिनेशन जो मैंने दिया हुआ है कोरा के ऊपर, जो एक्सेप्ट हुआ हुआ है कोरा के ऊपर, उसने डिलीट नहीं किया। ओके ओके सर, ठीक है, मैं भी सर्च करता हूँ सर आपको कोरा पे। तो दैट डेफिनेशन इज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपके शरीर में खाने से जो एनर्जी बनती है, उसका 60 to 90%, मतलब डिपेंडिंग ऑन एज एंड हेल्थ स्टेटस, इज स्पेंट इंटरनली ऑन योर वाइटल ऑर्गन्स। आपका दिल काम करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, ब्रेन काम करता है तो 25% एनर्जी चाहिए। सबसे बड़ा जो कंजम्पशन होता है वो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और ब्रेन के अंदर, ऑलमोस्ट 20 से 30% के बीच में। ओके तो ऑलमोस्ट 50-60% तो ये दो चीजें खा जाती हैं। ठीक है, अब बाकी चीजों का आपको मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, मे बी हार्ट ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ थिंग, और बाकी चीजें हो सकती है पैसिव हो, कम लेती हो एनर्जी। तो फिजिकल एक्सरसाइज को जिसको हम फोकस करते हैं, दैट इज अ यूजलेस थिंग। फिजिकल एक्सरसाइज गॉट नो मीनिंग। ओके क्योंकि जितना फिजिकल एक्सरसाइज करोगे उतना आपका मान लो मेटाबॉलिक रेट इज 2000 कैलोरीज। ओके चाहे आप 50 किलोमीटर चल लो, वो 2000 का 2100 नहीं होने का। सही कह रहे हैं। परंतु अगर आपने चलने के अंदर, आप जब चलते हो तो 5 कैलोरी पर मिनट लगती है, और जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो 1 कैलोरी पर मिनट होता है। ओके तो अगर आप 1 घंटा चल लिए तो 60 into 4 आपने 240 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च कर दी। वो आएगी कहाँ से? वो आएगी आपके हार्ट का और ब्रेन का जो एलोकेशन है उसको कम करके। ओके देयर इज नो अदर वे। आपका जो चलने से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो सकती है, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर जाता है, तो मे बी 100 कैलोरी एक्स्ट्रा। तो जैसे जो आप वॉक एंड रन बताते हो, वो यही चीज बता रहे हो कि वो थोड़ा सा चलना होता है और बैठना होता है, तो उससे थोड़ा एनर्जी रेट बढ़ जाता है। तो आपका जो एलोकेशन होता है ना, कि आपके फिजिकल मूवमेंट्स की जगह ज्यादा एलोकेशन आपके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाता है। ओके तो आप थोड़ा सा चलते हो, 5 मिनट भी कोई जरूरी नहीं है, आप 3 मिनट भी चल सकते हैं। ओके तो जितना कम चलेंगे उतना आपका एनर्जी वेस्ट कम होगा। आपका सिर्फ टारगेट क्या होता है? बॉडी को एनर्जाइज करना, फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट करना। और जिस समय आप लेटोगे उस समय आपको किसी तरह की थकान नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी फीलिंग गुड। आपका ब्रेन का सभी का आपको एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए। फील गुड फैक्टर का मतलब है कि दैट टाइम योर एनर्जी इज इन सरप्लस।
ओके। अगर आप उस समय लेट जाओगे तो वो एनर्जी दोबारा से थोड़ी कन्वर्ट होगी आपके ग्लूकोज में या फैट में या दूसरी चीजों में, वो आपके वाइटल ऑर्गन्स यूज कर लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ज्यादा एनर्जी पिक करेगा, आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जी पिक करेगा। जैसे जैसे आपके वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बीमारियां खत्म होंगी। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको दुनिया का कोई भी दवा नहीं बचा सकती। ओके। तो हेल्थ है वो आपके लिम्स की हेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इवन लिम्स की हेल्थ जो है, आपके हाथ पैर की जो हेल्थ है वो भी डिपेंड करती है। अगर आप मान लो कोई जॉगिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, आपके हार्ट की और ब्रेन की और बाकी सब कंडीशनिंग हेल्थ इज वेरी वेरी गुड, तो आप पहले दिन जब भागने जाओगे तो बाकी लोगों से अच्छा भाग पाओगे। अगर आप ये वॉक एंड रेस्ट वाला रूटीन करते हो ना, और आप 2 साल के लिए आप कोई जॉगिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बाद ट्राई करते हो, तो आप एक आम आदमी से ज्यादा भाग पाओगे। अच्छा, बिकॉज आपके वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी होगी तो आपके लिम्स भी अपने आप इंप्रूव होंगे। राइट। मतलब उनमें भी सही एनर्जी रहेगी तो मैं ज्यादा भागूंगा, मैं ज्यादा वॉक कर पाऊंगा दूसरे कंपेरिजन। बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, आपका हार्ट विल बी एबल टू पंप डिस्प्लेस मोर ब्लड पर बीट। ओके। सो अगर वो ज्यादा कर सकता है तो आपको उसके जो हार्ट के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ है उसकी ज्यादा है। अदरवाइज क्या होता है, बुढ़ापे में मसल्स क्या होते हैं, जैसे गुब्बारा होता है ना, एक बार फुला देते हैं उसके बाद हवा निकाल देते हैं तो ढीला ढाला हो जाता है ना, तो बुढ़ापे में हार्ट की हालत ये हो जाती है। तो अगर आप हार्ट के सप्लाई बढ़ाते रहोगे तो आप जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होगे। यू कैन रिवर्स द एजिंग प्रोसेस विद दिस। अब इसमें थोड़े फाइनल एस्पेक्ट्स हैं। इससे एजिंग भी रुक जाती है। एजिंग इज व्हाट? एजिंग का मतलब होता है कि आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो गिरता रहता है। दैट इज व्हाट एजिंग इज। एजिंग की और कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपने मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर लिया, उसको गिरने से रोक लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बूढ़ा नहीं कर सकती। चाहे 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए, अगर आप बूढ़े नहीं होगे, आपका मेटाबॉलिक रेट कम नहीं होगा तो डेथ इज इम्पॉसिबल। एजिंग, हाँ मतलब वो तो है सर, वो तो टाइम के साथ होता ही है, बट ये कि नहीं, डेथ इज इम्पॉसिबल, डेथ इज इम्पॉसिबल। आई डोंट बिलीव इन डेथ। ओके। भाई डेथ क्यों होगी जब आपका सब कुछ ठीक ठाक है? आपका हार्ट अगर 20 साल का है, आपका ब्रेन जब 20 साल का है, तो डेथ क्यों होगी? आपके रिंकल्स क्यों आएंगे? कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस यही है कि हमको अकल थोड़ी लेट आई, अगर ये 20-30 साल में आ जाती तो मजा आता। तो एनीवे, तो बेसिकली जो आपका जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है ना, आप उसका वो एग्जांपल पढ़ चुके हैं नमक पानी का? नहीं, वो नहीं देखा। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, ओके सर। उसको टेस्ट किया आपने, नमक ज्यादा लग रहा है, कम कैसे करेंगे? पानी और डाल के? पानी और डाल के करेंगे। आप कोई दवाई तो नहीं डालेंगे उसमें? नहीं, दवाई नहीं डालेंगे सर। जो पीएचडी जो रिसर्चर साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हम उसमें ऐसा केमिकल डालेंगे जो सोडियम आयंस को बाइंड कर ले। ओके, ताकि उसकी वो क्वांटिटी कम दिखने लग जाए या वो टेस्ट में, क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। सिंपल सी बात है, जब आपका पानी और सोडियम है और अगर आपको सोडियम कम करना है तो पानी ही बढ़ाना पड़ेगा। ये सब बेवकूफों वाली चीजें। अदरवाइज आप उसमें दूध डाल दोगे तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आपकी बॉडी को वो चीज चाहिए नहीं था जो केमिकल आप डाल रहे हो। आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपके जो मिनरल्स हैं, जो बैलेंसेस हैं, वो बिगड़ रहे हैं, सब चीजों के प्रोपोर्शंस बिगड़ रहे हैं। यू नीड एवरीथिंग इन द राइट प्रोपोर्शन इन योर बॉडी। और ये जो कंसेप्ट है 40 के बाद इतना कैल्शियम लो, इतना ये लो, सब बकवास है। यू डोंट नीड एनी कैल्शियम एट ऑल। दुनिया में किसी चीज का इम्पोर्टेंस मतलब हाँ, हमने ये भी, अगर मैं आपके एस्पेक्ट से उनका सोचूं, जो लोग मतलब सड़क पे रहते हैं वो कितना क्या खाते हैं? वो एक सिंपल रोटी खाते हैं, ठीक है? उनका तो माल न्यूट्रिशन होता है ना, उनको तो मिलता नहीं खाना। हाँ, बट वो कहाँ बीमार रहते हैं सर? उसके लिए अगर आपको उससे क्या कंपैरिजन करना है ना, मैं आपको ऐसा कंपैरिजन दे दूंगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। जितने भी लोग बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे? जी सर। कितने हैं? मेरी एक बेटी है। उसको कभी दांतों की प्रॉब्लम हुई बचपन में, दूध के दांत टूटने से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। याद करो, कुछ ना कुछ हुआ होगा, दूध में दांतों में कीड़ा वीड़ा लगा होगा, दांत निकलवाया होगा। दूध के दांत टूटने से पहले की बात कर रहा हूँ, छोटे में, 7-8 साल की उम्र में। उसको बस ऐसा हुआ था कि सर बहुत लेट टूटे हैं, बस ये हुआ है कि वो जल्दी नहीं, कीड़ा तो नहीं लगा। ओके, यूजुअली आज की डेट में 90% बच्चों को दांतों को कीड़ा लगता है। ऐसा, हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। जैसे मेरे भाई की बेटी है, उसको कीड़े लगे हुए हैं सारे दांत में। और जब वो दूध के दांत टूटते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। हाँ, उसके जैसे जैसे जो आता जा रहा है वो ठीक होता जा रहा है, फिर वो कोई प्रॉब्लम। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चों में 90% बच्चों को कीड़ा लगता है। ओके। सड़क के ऊपर जो जिनके रहने की जगह नहीं है, जो सड़क की पटरी के ऊपर रहते हैं, उनके दांत आज की डेट में भी अपने बच्चों से कंपेयर कर लेना 100 गुना बेटर होंगे।
बहुत वो तो सर बीमार ही नहीं होते, वो तो कोरोना में भी ऐसे आप बीमार की बात छोड़ दो, आप बीमार की बात छोड़ दो, आपके बच्चे रोज ब्रश करते हैं। करेक्ट सर। आप उनके दांतों की व्हाइटनेस और उनके दांतों की व्हाइटनेस को टैली कर लो, जिसने कभी ब्रश देखा नहीं जिंदगी में, ओके। तो उसके दांत सफेद कैसे होते हैं? येलो पे हो जाते हैं, तो कभी हम उसको है ना, आप हल्के येलो को छोड़ो, अगर उसके आपकी बेटी के पूरे व्हाइट भी होते ना, तो जब आप सड़क पर रहने वालों के दांत देखोगे ना, तो आप बेहोश हो जाओगे। अच्छा। व्हाइट का भी वो सुपर व्हाइट होता है, वो ऐसा होता है जूं से ऐसे चमक मारता है जैसे टॉर्च हो। किसी को पान वान की आदत लगी हो तो अलग बात है, पर जो बच्चा नीट एंड क्लीन है सड़क पर रहने वाला, उसके दांत देख के आप बिल्कुल उल्टे हो जाओगे। अच्छा, मतलब इतना फर्क होता है सर? सर ऐसे मैं कह रहा हूँ टॉर्च की तरह चमकते हैं। ओके। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो, इट इज नॉट अबाउट व्हाइटनेस, मतलब शॉकिंगली व्हाइट होते हैं। करेक्ट। अब दांत में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपके बच्चे चॉकलेट खाते हैं, सबसे बड़ा बुलशिट। और हम डॉक्टर की सुन के चुपचाप आ जाते हैं घर में, कुछ नहीं बोलते, उसको मारते नहीं। 99% जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाते। ओके। द ओनली रीजन कि आपके बच्चों के दांतों में कीड़ा लगता है कि वो ब्रश करते हैं और टूथपेस्ट यूज करते हैं और ब्रश को यूज करते हैं। आप बच्चों का ब्रश और टूथपेस्ट बंद करा दो, कीड़ा लगने का नामो निशान नहीं होगा। ओके। सो दीज आर द थिंग्स विच शो कि नेचुरल चीजों को हम कैसे कर्व कर रहे हैं और उसको घुमा घुमा के पेशेंट को कहाँ लेके जा रहे हैं। ओके। इसी तरीके से ऐसी बहुत कर रहे हैं, नेचुरल चीजों को नहीं कर रहे हैं। हम पहले क्या करते थे कि भी मतलब सरसों का तेल लिया, उसमें नमक डाला, उससे कर लिया, उससे भी दूध की तरह साफ हो जाते थे दांत। नथिंग, कोई जरूरत नहीं है। आप जितनी बातें बोल रहे हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जानवर जो होते हैं ना, वो तो कोई ब्रश नहीं यूज करते, कोई वो सरसों का तेल नहीं लगाते, कोई नमक नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। द प्रॉब्लम स्टार्ट जब आप दांतों को साफ करने लगते हो। दांतों को सफाई की कोई जरूरत नहीं होती। आपके दांतों में बहुत सलाइवा होता है, आपके मुंह के अंदर बहुत एसिड होता है। आप जब खाना खाते हो, आपका जो पीएच लेवल देख लो वहां का, इट इज फार बेटर देन पीएच लेवल, वो ज्यादा एसिडिक होता है मुंह में आपका। ओके। तो यू व्हाई डू यू नीड, आपकी जरूरत क्या है टूथपेस्ट की? टूथपेस्ट में होता क्या है फिर वो सोचो। टूथपेस्ट में एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव का मतलब रेगमल होता है। दूसरा उसमें चीनी होती है, शुगर होती है। तीसरा उसमें मिंट होता है जो कि आपके टेस्ट बड्स को डल कर देता है। खाने के बाद टूथपेस्ट करने का मतलब क्या है कि जो भी आपने खाया वो पचेगा ही नहीं। बोलते हैं ना कि रात को खाने के बाद भी ब्रश करो। ब्रश, हाँ वो तो हम तो नहीं करते, बट हम मॉर्निंग में जरूर करते हैं। हाँ, पर मॉर्निंग में भी यूजली लोग खाने के बाद अपने कुल्ला करने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की। क्यों कुल्ला कर रहे हो? जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक आपका बॉडी उसको मेटाबोलाइज कैसे करेगी, उसको डाइजेस्ट कैसे करेगी? उसके लिए खाने के बाद जो हम खुला करके आते हैं वो भी एक किस्म से क्या है, मतलब सही नहीं है। जरूरत नहीं है। जो पानी पीना खाना खाते खाते पी लो, थोड़ा देर पहले पी लो ताकि टेस्ट रहे हर चीज का। ओके। कोरोना में भी वही लोग फंसे जिनका टेस्ट चला जाता है। हाँ, वो हो रहा है ना सर, वो बता रहे कि भाई इतने दिन बाद टेस्ट स्मेल भी चली जाती है, टेस्ट भी चला जाता है। नहीं, खैर अभी रिपोर्ट तो ये आई थी कि जिनका जाता है वो बच जाते हैं, जिनका नहीं जाता वो मरते हैं। पर एनीवे, दिट्स ऑल कंट्रोवर्शियल थिंग्स। जो मर्जी निकाल के जहाँ मर्जी छाप देते हैं। सो आई डोंट बिलीव ऑन एनी साइंस एंड एनी साइंटिस्ट। ओके। तो कमिंग बैक टू दिस, आपको बता दिया अल्कोहल को कंट्रोल कर लो, और कैसे कंट्रोल करना है वो बता दिया। वॉक एंड रेस्ट का आपसे हो ही गया कि जितना आप हो सके 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, जितना कर सकते हो करो। अगर आपका टाइम शेड्यूल परमिट नहीं करता, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। तो दिन में 15 से 20 बार होने चाहिए। 8 से 10,000 स्टेप्स को टारगेट लेके चलो, इससे ऊपर एक्सीड मत करो। ओके, दैट इज वन। एंड बाकी जो घूमने घामने जाते हो, लॉन्ग वॉक जाते हो, उसको 100% बंद कर दीजिए। ओके, ठीक है सर। और अल्कोहल इज अ बोन टू यू। अल्कोहल से आप बहुत तेजी से, इसको जो मैं 15-20 दिन कह रहा हूँ ना, तो हो सकता है आप उसको कंट्रोल कर पाओ। तो नहीं सर, मैं अल्कोहल तो मतलब जब डायबिटीज हुआ था तब से बंद किया हुआ है। कब से? मैं अल्कोहल अभी जब मेरे को डायबिटीज हुआ था तब से ही मैंने बंद किया हुआ है। अब मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, बट फ्रिक्वेंटली कभी लेता हूँ, जैसे कभी पार्टीज में गए, में गए, बट मैं रेगुलर में नहीं लेता। तो आप उसका जो भी होता है ना, 1 या 2 पैक जो भी लेना चाहते हैं, आपने पहले कहा था कि आप अल्टरनेट डेज में लेते हैं, तो मतलब मैंने आपको बताया 15 से 18 वाला जो केस। अच्छा, 15 से 18 का बता रहे थे। अच्छा, अभी आपका बहुत कम हो गया। मतलब अब तो जैसे कि पार्टीज वगैरह में या फिर कभी दिल कर गया तो लिया है, तो पी लिया, नहीं तो मैं पीता नहीं हूँ। ओके ओके ओके। तो फिर आप इसको ना 1-2 पैक का करें ना, क्योंकि आप स्टिल यू आर यूज टू दैट, आपका एक हिस्ट्री रहा है, तो डायबिटीज का इससे कनेक्शन नहीं है। हो सकता है कि जिस समय आपका डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था उस समय आपने दारू छोड़ी हुई हो 15-20 दिन, महीने भर के लिए। दैट कुड बी द रीजन, क्योंकि दारू छोड़ने की वजह से होती है।
ओके, मैंने बीच में बंद की थी क्योंकि घर वालों को प्रेशर भी आता था। हम्म। तो तो बंद वो की थी, डायबिटीज obviously का जो बहुत ज्यादा। कारण हो सकता है वो भी वो हो सकता है, ऑल ऑफ ए सडन ओके, बंद कर देना। बट आप फ्लूइड बता रहे हैं तो मैं उसका तो मानता हूँ कि मेरा फ्लूइड इंटेक बहुत था। हाँ, उसके अलावा पानी ये यानी भी है कि ना, मैं, दारू का भी बंद कर दिया तो फ्लूइड इंटेक मेंटेन रह जाता है, उतना ही रह जाता है। तो फिर जो ओके। दारू के साथ में फ्लूइड था, आप मान लो दारू के हम्म, साथ में क्वार्टर के साथ में 4 लीटर पी रहे हो तो वो भी डिहाइड्रेट हो जाएगा, 5 लीटर 6 लीटर पी रहे हो वो भी डिहाइड्रेट हो जाएगा। पर अगर आप अल्कोहल ओके। ही बंद कर दोगे तो वो 8 लीटर तो 100 लीटर के बराबर हो जाएगा। ओ, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। तो सर और ये आपने एक तो मतलब डायबिटीज का बताया कि हाँ ये सेल्स में शुगर जाने का इशू होता है, तो किसमें इंसुलिन किसमें से कोई रिलेशन नहीं है। सेल्स में शुगर जाने का इशू होता है, राइट? अभी बोलते हैं ना नहीं सेल्स जा में शुगर पाता, नहीं पहुंचता है। नहीं जा पाता। हाँ, उसका ना ठीक जाने है। का भी रीजन बताया था आपको। हाँ, आपकी बॉडी में टोटल फ्लूइड 70% होता है बॉडी वेट का। राइट सर। 70% 3 जगह डिवाइडेड होता है। हम्म, टोटल फ्लूइड का, नॉट बॉडी वेट का, ना हो, टोटल फ्लूइड हम्म, का 10% ब्लड होता है। ओके, बॉडी वेट का 7% होता है, पर टोटल फ्लूइड का 10% होता है। ओके। 65% जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में होता है। 65%। हाँ जी। और 25% ओके, जो फ्लूइड होता है वो सेल्स के बीच में स्पेस जो होता है उसमें होता है। ओके। अब होता क्या है कि आपका सेलुलर फ्लूइड बढ़ गया, हम्म, आपका ब्लड कम हो गया। ओके। उसका कैसे पता चलेगा कि ब्लड कम हो जाता है? उसका पता ऐसे चलता है, हम्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पता है क्या होता है? नहीं सर। इरेक्शन बंद हो जाता है पेनिस का। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं उसको। सर। ओके, रखता है डिस्क्रिप्शन, ठीक इरेक्टाइल है। डिसफंक्शन किसको होता है? जिसको डायबिटीज होती है, जिसको ब्लड प्रेशर हाँ होता है, होता जिसको है, हार्ट बिल्कुल डिसीज होता है। होती है। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, तो इसका मतलब अगर किसी का वहां पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, डॉक्टर उसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया वहां पर? हाँ ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, राइट सर। ब्लड सर्कुलेशन दो ही चीजों में कम होता है, या तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए और या फिर आपका पंपिंग कम खराब हो जाए। राइट, अब हार्ट आप, हार्ट से रिलेटेड अगर ठीक हो है, तो। आप दो में से है तो एक कॉज तो थोड़ा सा टेंटेटिवली लगता है ना कि आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ओके, हाँ। ओके। तो अब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। नहीं, दो कारण हो सकते हैं ना। हम्म, दो में से एक कारण तो होगा, या तो हार्ट की पंपिंग वीक हो गई और या मतलब हार्ट ब्लड से वॉल्यूम रिलेटेड ही कम हो प्रॉब्लम है। गया, या वॉल्यूम ही हम्म, कम हो गया, हार्ट के पास है ही नहीं कुछ पंप करने के लिए। ओके। तो दोनों केस में हो सकता मतलब है ना। खून कम हो गया बॉडी में, आप ही कह रहे दोनों में से एक रीजन होगा ना। ये हैं। अगर ओके सर, आपका ठीक पंप है ही सर। खराब हो गया, पंप बंद हो गया, तो भी नहीं सर्कुलेशन होगा ना। हाँ, सर्कुलेशन नहीं होगा, अगर वो जो हार्ट है वो कम पंप कर रहा है तो ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है हर जगह पे। हाँ, हर वो जगह कम वो हो रीजन जाएगा। बता रहे हो आप, या फिर हम्म, वो ब्लड उतना पूरा ही नहीं है जब वो उतना पंप करे, हाँ। उसको पास तो सप्लाई नहीं अब होती। अब हमें जीरो डाउन करना है कि दोनों में से होता क्या है। ओके, तो जब डायबिटीज में लास्ट स्टेज आती है तो आपको ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर्स ओके, उस समय मान लेते हैं कि ब्लड कम हो गया, अदरवाइज नहीं मानते वो। और अदरवाइज अच्छा, पूछोगे क्यों चढ़ा रहे हो तो उसका रीजन भी कुछ और देंगे वो कभी ओके, इस चीज को एग्री नहीं करेंगे। ओके। तो तीनों कंडीशन के अंदर, और अगर हार्ट की कंडीशन है तो भी ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड गाढ़ा हो ओके। जाता है। अब ब्लड गाढ़ा क्यों होता है? हार्ट की मतलब जिसको भी डायबिटीज वगैरह होती है उसका रिस्क ऑफ किडनी डैमेज और हार्ट का बढ़ जाता है ना। बढ़ जाता है सर, हाँ उनको हम अब वो यही क्यों बोलते हैं कि बढ़ता है? उनका हार्ट का वो अब रिस्क वो हो जाता है या फेलियर कोलेस्ट्रॉल हो क्यों जाता है। बढ़ता है और उसको ब्लड हम्म, थिनर क्यों देने पड़ते हैं? हम्म, आपके सेल्स का फ्लूइड बढ़ गया है, क्योंकि आप वैसी फ्लूइड ज्यादा लेते हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। तो जब फ्लूइड आपके, इंटेक ज्यादा है तो बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका ये देखिए, आपका जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, दो जगह से एब्जॉर्ब होता है, एक छोटी आंत से एक बड़ी आंत से। हम्म, जो छोटी आंत से एब्जॉर्ब होता है वो जाता है लीवर के अंदर और किडनी के अंदर। ओके, लीवर और किडनी जो होती है वो हर चीज को बैलेंस करके भेजती है सेल में। उनका बेसिक फंक्शन ये है ओके, कि कोई भी अनवांटेड चीज सेल में ना पहुंचे। ओके। परंतु जो फ्लूइड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया वो हम्म, गड़बड़ कर देता है। ओके। वो तो वो अगर जो एक्सेस में लेंगे तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, आप ऐसा हाँ, कह रहे ऑब्वियस सी चीज है। हैं। ओके। अगर और आप वो खाने के साथ सेल्स में में भी जाएगा। है, सेल्स में भी जाएगा। और तो ओके। सेलुलर फ्लूइड आपका बढ़ गया। हम्म, अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो आपके शरीर की एनर्जी बनती है, वो सेल में बनती है। ओके। तो अगर सेल्स के अंदर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई और एनर्जी बनी हम्म, तो उसमें पानी बढ़ा हम्म, होगा तो एनर्जी कम बनेगी, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैज गॉन डाउन। ओके। पानी ज्यादा हो गया ना, पानी ज्यादा हो गया, राइट। तो मेटाबॉलिक रेट गिर गया आपका। नो बल्क तो ऑफ योर उस टाइम एनर्जी। मुझे
हाँ? मुझे वॉक एंड रेस्ट करना है, मतलब यार नहीं जैसे आप बता रहे थोड़ा। नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके साथ होता क्या है, फिजिकली क्या होता है, वाई हाँ, मतलब हम कोलेस्ट्रॉल लोग गोज अप, वाई कोलेस्ट्रॉल गोज अप, वाई आपका ब्लड गाढ़ा क्यों हो जाता है। ओके। अब आपके सेल्स में पानी बढ़ गया, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया। मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब है कि अब आप आपके हार्ट को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके ब्रेन को जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी आपको ठीक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वो नहीं मिल रही। ओके। अब बॉडी आ जाएगी डिफेंस मोड में। व्हाट इज द डिफेंस मोड? आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर ज्यादा होगी, और शुगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनर्जी, ग्लूकोज से ही शुगर बनती है सेल में, राइट। बाकी चीजें भी होती हैं बट ग्लूकोज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ओके। तो अब जैसे ही आपके सेल्स में एनर्जी की कमी होगी तो आपका लीवर आपके ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज छोड़ने लगेगा, ओके। सो दैट पर यूनिट ऑफ ब्लड विच इज डिलीवर्ड इन योर सेल more glucose can be delivered and same energy level can be maintained। हाँ, वो इसलिए बढ़ाता है। वो जो पेनक्रियाज के सेल आपके बीटा सेल्स डैमेज होते हैं वो सब बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, पेनक्रियाज के सेल्स कभी डैमेज नहीं होते। तो वो इंसुलिन एक्चुअली में बनता है, जैसे आपने कई वीडियो में कहा इंसुलिन कुछ नहीं होता है। क्या आपने अपनी कई रिकॉर्डिंग में बताया ना कि वो इंसुलिन वाला जो फैक्टर है वो सब बेवकूफ बनाने वाले थे, इंसुलिन की चीज। सर, सबसे पहली बात क्या है कि जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको डायबिटीज होने वाली है, मतलब अगले साल हो जाएगी, 1-2 साल में हो जाएगी, उसके भी सिम्टम्स होते हैं, उसके भी पैरामीटर्स होते हैं साइंटिफिकली। उन सभी लोगों का जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल आदमी से 7 गुना ज्यादा होता है। तो जब उसके शरीर में इतनी ज्यादा इंसुलिन बन रही है तो ये कहना है कि बीटा सेल्स डैमेज हो गए, वो बेवकूफी है। अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि बीटा सेल वाली जो कॉन्सेप्ट है वो खराब है, बट वो इंसुलिन इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब आपका ब्लड के अंदर इंसुलिन कम से, मतलब इतने ज्यादा देर के लिए रहने लगती है। इंसुलिन इज व्हाट? इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके। देयर इज अ लिमिट हाउ मच प्रोटीन कैन रिमेन इन योर ब्लड इन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। तो जब आपका इंसुलिन 7 गुना ज्यादा आपके ब्लड में रहने लगता है तो वो पेनक्रियाज अपने आप इनएक्टिवेट हो जाता है। ओके। तो वो रियल भी इतना ऑलरेडी है तो वो बनाना हाँ, और छोड़ेगा तो फिर और ज्यादा डैमेज हो जाएगी और ज्यादा कुछ पंगा पड़ जाएगा। हाँ, इसलिए वो डिफेंसिव मोड में समझ लो डीएक्टिवेट हो जाता है, आप ये बताना चाह रहे हैं ना। यस। ओके। सो सबसे पहली बात तो ये चीज भी कॉमन नॉलेज से छुपाई हुई है। कितने आदमी को मालूम है कि आपका इंसुलिन 7 गुना हो जाता है? नोबडी नोज। एटलीस्ट पेशेंट तो कोई नहीं जानता। पेशेंट तो सही कह रहे हैं। डॉक्टर्स को भी 50% को पता होगा, डॉक्टर्स को कुछ को पता होगा, जो नए डॉक्टर बने उनको पता होगा। हाँ, बट वो छुपाते हैं सब ये इन्फॉर्मेशन। छुपाते हैं, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उनको भाई आज की डेट में डॉक्टर के पास जाते हो, उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप 6 साल से उससे इलाज करा रहे हो, क्या बोलेगा? स्ट्रेस हो गया इस वजह से है। अब स्ट्रेस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। स्ट्रेस की वजह से कभी कोई बीमारी होती नहीं है। ये जो स्ट्रेस का कॉज होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि अपनी जान छुड़ानी है। आपको स्ट्रेस बोल दिया, अब आप इसी चीज को लेके कि डॉक्टर ने स्ट्रेस बोला, आपको इसी चीज से स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद वो पीस दे देता है कि ये खा लो, नींद आ जाएगी रात को। हाँ, मतलब बेसिकली ये स्ट्रेस जो बाकी चीजें सब बेवकूफ बनाने की चीजें, अपनी जान छुड़ाने की चीजें कि भैया आपसे पैसे तो 500 रुपए ले लिए, अब जितनी दिमाग खाओगे उसका अगला पेशेंट रुका रहेगा, तो उससे 500 रुपए लेने हैं, उसको जल्दी है तो आपको निकाल दिया उसने स्ट्रेस कह के, और कुछ नहीं है उसमें। ओके। स्ट्रेस का एक सिंपल सा फंडा होता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस क्रिएट होता है जब आपका फ्लूइड मूवमेंट सफर करता है, जो इनएक्यूरेट हो जाता है। आप एक सिंपल सा पाइप ले लो, उसके अंदर आप एक पंप लगा दो, उसके अंदर आपने जो फ्लूइड को छोड़ना है वो 5 लीटर पर आवर या पर मिनट छोड़ना है। तो इट विल एक्सर्ट अ पर्टिकुलर प्रेशर ऑन योर ट्यूब। जो ट्यूब की वॉल्स होंगी उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक स्ट्रेस होगा। आप उसमें 5 लीटर की जगह 10 लीटर उसी पीरियड में 1 मिनट में फ्लो कराने की कोशिश करो, स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा। तो यही चीज आपकी बॉडी के अंदर होती है। वो एक और फीडबैक था सर, ये चीजें रिलेटेड जो आपका हाइड्रेशन रिएक्शन वाला, उसमें मेरा जो सिर दर्द है सुबह रात को सोते थे और सुबह उठ के भी होता था, ठीक है, तो वो भी नहीं है, मतलब बहुत फर्क है। आज मेरे को जैसे ऐसा लग रहा है कि सिर में स्ट्रेस भी नहीं है। सर, ऐसे लोगों के वीडियो पड़े हैं मेरे चैनल के ऊपर, जो लोग बोलते हैं 5 साल से उनको निडल की तरीके से बैक पेन होता था, पता नहीं कितने 5 उनको बोल दिया कि L1 L2 पता नहीं क्या क्या डैमेज हो चुके हैं, सर्जरी होगी, और भाई साहब 48 घंटे बाद वो कहता है मेरे को पेन ही नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, महीनों के बाद भी फोन करता है। मेरे साथ
तो बेसिकली इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग नोबडी इज टेकिंग नोट ऑफ दिस थिंग। ना तो पेशेंट नोट ले रहे इसका, ना कहीं से कुछ हो रहा। मैं तो लोगों को क्या क्या परेशान आया था कि भैया कम से कम मेरा व्हाट्सएप पर ही स्प्रेड कर दिया करो एक आधा वीडियो रोज के। वो आप बोल रहे हो वीडियो तो मुझे मिले हैं, ठीक है, वो मतलब मैंने बस ट्राई किया उनके वाला, उसके सब वीडियोस अवेलेबल है आपके। क्या चीज? जो वन क्योर वाला चैनल आपका, उसके सारे वीडियो अवेलेबल है सर। सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल है, मतलब वन क्योर जो वाला आपका यूट्यूब चैनल है उसमें सब वीडियो अवेलेबल है। डाउनलोड कर सकते हैं बट उसका लिंक ही देना होता है। नहीं डाउनलोड नहीं सर, मतलब अवेलेबल है ना वीडियोस? नहीं, मेरे पास कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अच्छा मतलब ज्यादातर होंगे, आप क्या 70-80% होंगे। हाँ, मतलब जो जिससे आपने ये, एक तो मैं अभी कुछ देर पहले सर्च किया था आपसे बात करने से पहले, तो उसमें हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक इन वाला तो मैं आपका वीडियो देखा है, बट उसके वाला प्यास क्यों लगती है वो भी शायद है। और भी कोई जो अपने विजुअल्स वाले अपने मेरे टोटल 1250 से ऊपर वीडियो हैं। आपसे जो बातचीत हो रही है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपसे जो बातचीत हो रही है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो थोड़ी देर में यूट्यूब पर चला जाएगा। उसके ऊपर एक कागज लगेगा, डिस्कशन विद डायबिटीज पेशेंट, और एक नंबर लिखा जाएगा जिससे मैं आपका नंबर स्टोर करूंगा। आपका जो भी फीडबैक होगा वो भी जाएगा ऊपर, और उससे रिलेट होगा, मतलब पीपल कैन सी एग्जैक्टली कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। करेक्ट। और वो उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। जो किसी को गाली दे दी तो दे दी, आई डोंट बॉदर टू चेक इट कि इसमें क्या गलत बोल दिया क्या सही बोल दिया। सही कह रहे हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि आपको जब भी लॉन्ग टर्म लगे, ठीक है, तो एक तो स्प्रेड कर दीजिए मैसेज, और 1000 रुपीज पे कर दीजिएगा। बट देयर इज नो हरी, आपको 2-4-5 दिन नहीं, आप महीना 2 महीना 3 महीना देखिए, एंड देन कितना सर, कितना बताइए? 1000 रुपीज। ओके, ठीक है सर, ठीक है, जब भी आपको लगे। हाँ ठीक है सर। मैं मतलब ये और करके अपना मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सर जैसे मैं अगर ये करूंगा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट, तो इसके लिए मुझे कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं, राइट? ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जो परांठे जो पुराने जमाने में खाते थे, बचपन में खाते थे, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, उसमें एक चीज और है अभी। जी सर। एक चीज जो है वो है कि अभी आई एम ट्राइंग, अब थोड़े दिन तो 3 मील्स और ये सब चेंज करके धीरे धीरे करके लाइन पर आ जाओ। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है वो है 3 मील्स की जगह 2 मील्स लेने की। ओके। क्योंकि डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, तो अब हमें एनर्जी को बढ़ाना है। तो अगर हम 3 की जगह 2 बार खाएंगे तो 10% एनर्जी सीधी बच गई आपकी, विच इज अगर आपका 2000 का मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम में लगती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको वो बचा लिया। और हमने 2 बारी में 3 बारी वाला खाना खाना है, हमने खाने में कमी नहीं रखनी है। खाना भरपेट खाना है, मतलब ये खाना भरपेट खाना है। सुबह भरपेट खा लिया तो मुझे दोपहर को लगेगी नहीं भूख, तो एक टाइम का मील बच गया। नहीं, भूख क्यों लगती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भूख क्यों लगती है? भूख तब लगती है जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो आपने पहली कैलोरी बचा ली, तो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसकी वजह से 2 दिन तक भूख लग सकती है, 2 दिन के बाद भूख नहीं लगती। उसके बाद क्या होता है कि आपका 200 कैलोरी आपने वो बचा ली जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम यूज करता है, और 200 कैलोरी आपका वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करोगे तो डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी बनेगी। करेक्ट। तो 400 कैलोरी ये बच गई। पर उसमें होता क्या है कि इमीडिएटली सबसे पहले क्या होगा कि आपने जो एनर्जी बनाई वो सारी की सारी एनर्जी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खा लेगा। ओके। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा, आपका ब्रेन भी ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो इतना तेजी से झटका लगता है, इतना बड़ा, कि आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक वीकनेस होती है। अगर 1 दिन छोड़ेंगे बीच में। हाँ, वो वीकनेस इससे होती है कि आपका पूरा सिस्टम एकदम से मतलब एक्टिव मोड में आ जाता है। मोस्ट लाइकली दैट इज द एक्सप्लेनेशन विच आई गेट, बिकॉज ये जो 2 मील वाला सिस्टम है, ये जो 3 मील वाले सिस्टम से है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैं इससे ठीक नहीं कर पाता था, ये बहुत देर लगती थी। 2 मील्स वाला इज काइंड ऑफ गोली की स्पीड से काम करता है। बट ओनली थिंग विच आई एम नॉट एबल टू डिसिफर नाउ इज कि इसको ये वॉक इन रेस्ट और इस सिस्टम के ऊपर डालने की कितने दिन बाद शुरू करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में इमीडिएटली स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो ये वॉक एंड रेस्ट, ये 3 मील वाला मैं कितने दिन बाद करूँगा? मेरे ख्याल से वॉक एंड रेस्ट 3 मील वाला तो अभी चालू चल रहा है, आप एक हफ्ता कर लीजिए। उसके बाद आप 2 मील पर एक हफ्ता करूँ? हाँ, उसके बाद आप 3 दिन हो गए, 4 दिन और करिए। उसके बाद आप 2 मील्स करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप 2 मील्स कंटिन्यू करिए। अगर आपको वीकनेस ज्यादा हो जाती है तो दोबारा से एक हफ्ता और कर लीजिए 3 मील। ओके, तो मैं ऐसा करूँ, एक हफ्ता कर लेता हूँ, ठीक है,
फिर उसके बाद मैं 2 मील कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर आपका एनर्जी बढ़ गया तो डायबिटीज का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर उसका बस वो ओके। आपका एनर्जी लेवल शुड गो अप। आप नंबर्स को हम्म, मत देखो 200 जा रहा है 250 जा रहा है, और 200 हम्म, 250 की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि एक लिमिट के बाद में वो ब्लड हम्म, ग्लूकोज आपका ब्लड वो ग्लूकोज इतना है गाढ़ा कर देता है आपके खून को कि आपकी वेन्स में हम्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। ओके। और वो कहाँ पर रुकता है, यूजली आपकी स्किन की जो वेन्स होती है वो सबसे पतली होती है, इसलिए डायबिटीज में हाँ, सबसे पहले ठीक स्किन है। में प्रॉब्लम होती है। आंखों आंखों में भी सर एक्चुअली में नहीं, राइट वो हैंड लास्ट साइड में। लास्ट स्टेज पर होता है। ओके, आंखें कभी भी 2-4 साल में डैमेज नहीं होती, वो 10-20-30 साल के बाद होने शुरू होती हैं। ओके, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब बाद में शुरू होते हैं डैमेज होना। वो बाद में इसलिए होते हैं ओके, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेन्स होती है वो मोटी होती हैं। ओके। अगर आपका वो मोटी ना हो तो डायबिटीज होते ही हम्म, बंदा खत्म 2-4 महीने में। ओ, तो सही आपका कह जो रहे हैं। नहीं डैमेज तो होता फिर है वो उसका कॉस्मेटिक। आंखें पहले मतलब तुरंत ही खत्म हो जानी चाहिए, अगर आप इस हिसाब से बता अगर रहे हैं। ब्लड सप्लाई खत्म होगी तो डेफिनेटली हो गए, और फिर जब होने लगती है तो किडनी भी खराब होती है, ब्लड आंखें भी खराब होती है, सब कुछ खराब होने लगता है, फिर हार्ट भी खराब होने लगता है, सब कुछ होता है, लीवर में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओके, मोस्ट लाइकली इन सबकी ऑलमोस्ट सेम एक जैसी होती है, या थोड़ा बहुत ही फर्क ओके, होता है। तो जब भी प्रॉब्लम होती है वो फिर मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ओके। तो वो डिफरेंस होता है। तो तो अभी आपको कोई भी एक, मेरे को चिंता करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हाँ सर, मेरे को जो गैस्ट्रिक वाली बताई प्रॉब्लम, वो वो टू किससे मील्स पे सॉल्व हो खत्म सकती है? होगी। 2 मील से खत्म होगी। हाँ, और जो क्योंकि आप बता दो हाइड्रेशन की डायरेक्शन, तो एक मिनट एग्जैक्टली 2 मील्स कैसे पे करना खत्म चाहिए? होगी। और आप अगर बीच में कोई स्नैक लेते हो, बीच में छोटी मोटी चीज लेते हो तो वो नहीं, क्योंकि अच्छा हम्म, दूसरी चीज क्या होती है कि आपका स्टमक 200 ग्राम का है, हम्म, आपने 100 ग्राम कुछ खा लिया, वो हम्म। पचेगा नहीं आपको, वो सड़ता रहेगा अच्छा, और वो गैस पैदा करेगा। ओके, तो मतलब जब भी खाना है ज्यादा ही भरपेट खाना है खाना है। हमेशा। हाँ, ओके, कम से ओके, कम इतना हो कि एसिड बने। अगर एसिड बनेगा ओके। तभी वो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो वो सड़ेगा। ओ, डाइजेस्ट होने और और सड़ने में सड़ेगा फर्क है। तो सड़ेगा वो ज्यादा नुकसान करेगा। वो गैस पैदा करेगा, वो जाएगा ही नहीं आगे। ओहो, तभी मुझे सर मतलब बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैं आज अभी तो थोड़ा चेंज किया है मैंने, ठीक है, तो उससे मुझे मैं ये कह सकता हूँ 10-20% आराम है, जो 3 जाने दी में बैक में तो चला ही गया। बीच में और चाय वाय हाथ मत में तो लीजिए, सिर में पानी दर्द मत हुई थी। लीजिए, मतलब इसको रेगुलेट कर हम्म, लीजिए, इसको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर लीजिए। 3 मील और खाने का जो पानी पीने का उसको करिए, और बिल्कुल बीच में मत लीजिए कुछ भी, ना चाय लीजिए ना कुछ और लीजिए ना बिस्किट लीजिए। आप ओके। इसी को कर लेंगे तो हो सकता है 50% गैस कम हो जाए, और जैसे ही आप 2 मील्स पर आ जाएंगे ऑलमोस्ट ठीक हो हम्म, जाएगा। ओके। और जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वाला बता रहे हैं, वो मुझे क्या फ्रिक्वेंसी रखनी है कि भाई मैं कितने दिन हाइड्रेशन करूँ, कितने दिन डिहाइड्रेशन करूँ? आपके पास अभी क्या प्रोग्राम है? एक 31 डेज का प्रोग्राम बना रखा है मैंने, वो मैं आपको दे देता हूँ, और एक ओके। 7 डेज का है वो दे देता हूँ। जब आप 3 मील से 2 मील पर आना चाहेंगे तो 7 डे वाला फॉलो कर लीजिए, और जब हम्म, आप 3 मील्स पर रहना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। या फिर एक काम करिए ठीक ना, है। आप स्टैंडर्ड रखिए, आपको अभी जल्दी से जल्दी 2 मील पर आना है, तो मेरे ख्याल से आप हम्म, स्टैंडर्ड एक ही रखिए। 6 दिन तक का आप अच्छा, पानी पीजिए, 1 गिलास खाने से पहले और एक खाने के साथ। ओके, मतलब जब भी मैं खाना खा रहा हूँ तब? हाँ, खाने के बीच बीच में खत्म कर ओके, दीजिए, थोड़ा थोड़ा खाने पीजिए। के बीच बीच में खत्म कर दूँ? हाँ, तो टोटल 6 गिलास हो गए दिन के। ओके। और 7वें दिन आप पानी 3 लीटर कर लो, एक एक घंटे में एक एक गिलास पीते रहो, 3 साढ़े 3 एक एक जितना मन घंटे करे में? एक एक गिलास पीते रहे। नहीं, ये शुरू में करना है या 6 दिन के बाद करना है? 6 दिन के बाद करिए, अभी तो ऑलरेडी हाई चल ही रहा था, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उसके लिए शुरू में ओके, करना होता है जिसको पानी का इंटेक बहुत कम होता है ना, तो उसको शुरू में हम्म, पानी का इंटेक बढ़वा देते हैं कि आप 3 से कोई डिहाइड्रेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज ओके, ओके, डिहाइड्रेशन जो है ओके, 6 गिलास वाला है बहुत सेफ चीज है। 6 ग्लासेज ए डे हम्म, इज द बेस्ट फॉर्मेट, उसमें डैमेज होने का जीरो रिस्क होता है। अच्छा, मतलब वो ऐसा है कि ना तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी, ना ही उसकी वजह से मतलब हाइड्रेशन ज्यादा होगी? उसकी वो ऐसे? एकदम परफेक्ट तरीका है 6 गिलास। और जो ओके। ज्यादा पानी पीने वाला है, वेट आपने के बोला था हिसाब से ना, होता है क्या सर? इसका कुछ वेट के हाइट हिसाब हाइट से भी और वेट होता है? के हिसाब से। हाइट आपकी 5'8" ओके। बताई ना, 5'7", 5'8"? हाँ, 5 7 सर। हाँ, 5'7" के हिसाब से 3-3.5 लीटर के बीच में रखिएगा। मतलब 3 लीटर टोटल, शुड बी फाइन, टोटल फ्लूइड इनटेक। और मतलब ये चाय दूध तीन बंद कर लीटर दीजिए। जो 3 लीटर इंक्लूडिंग ऑल फ्लूड है या 3 लीटर वाटर है? फ्लूइड तो सब बंद कर दीजिए ना, सिर्फ पानी लीजिए और खाना लीजिए। खाने के अंदर जो चीज करी वाली होगी उसको करी को मत इंक्लूड करिए। अच्छा, तो बाकी इसके अलावा दूध पानी चाय सब बंद कर दीजिए, फ्रूट्स वगैरह बंद कर दीजिए, फ्रूट जूस सब तो बंद सर कर जैसे दीजिए। आप दो गिलास 6 गिलास बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो वो 3 लीटर नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, 3 लीटर हुआ नहीं, वो तो 7वें दिन एक ही दिन लेना हफ्ते में 3 लीटर। अच्छा, मतलब वो हफ्ते में एक दिन लेना है? हाँ, वो आपके इंटरनल ऑर्गन की रियल एक्सरसाइज होती है। आप जो कह ओके, रहे थे ना ओके, एक्सरसाइज होती है आपके रियल ऑर्गन। हाँ, हाँ, देखो, आपके जो एक्सरसाइज होती है जब आप पुशअप्स करते हैं तो क्या होता है कि आपके मसल्स एक बार स्ट्रेस में आते हैं,
या उसको क्या हम्म। बोलते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। ओके उस समय क्या होता है, फ्लूइड जितना भी सेल्स में आपके मसल्स में होता है वो निकल जाता है। फिर आप रिलैक्स ओके। करते हैं, ऊपर आते हैं, तो जब आप हम्म। रिलैक्स करता है वो मसल तो सारा का सारा फ्लूइड उसमें भर जाता है। ओ तो आपके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ओके। तो तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। तो आपके जो इंटेस्टाइन्स है, छोटी आंत ले लो, बड़ी आंत ले लो, वो तो बीच हम्म। में लटक सी रही हैं। तो आपके भागने अच्छा। भागने से क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो सकता है, बट अल्टीमेटली उनको जर्क मिल रहा है, उनको शॉक मिल रहा है। तो वो उनके लिए ओके कोई एक्सरसाइज नहीं है। अंदर के किसी भी ओके ऑर्गन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। उसकी ओके। एक्सरसाइज ज्यादा फ्लूइड जब पिएंगे तो आपके हम्म। सारे के सारे टिश्यूज में जो पानी पानी भर जाएगा और जो ब्लड होगा वो निकल जाएगा। और जब तो भी आप वो फ्लूइड एक्सरसाइज इंटेक है। बढ़ाएंगे वो एक्सरसाइज है। हम्म। और जब भी फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे अगले दिन बेयर मिनिमम कर दीजिए, आधे लीटर पर आ जाइए, एक एक गिलास कर ओके दीजिए खाने के साथ, बल्कि उससे भी आधा आधा गिलास कर दीजिए। तो ठीक है सर। उसमें क्या होगा, जब आपका पानी उसमें से निकलेगा तो ब्लड भर जाएगा उसमें हम्म। और न्यूट्रिएंट चले अच्छा। जाएंगे। तो वो रियल एक्सरसाइज है इंटरनल ऑर्गन की। अदरवाइज दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं है इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन की, ओके रियल मतलब सेंस में। एक एक हेलो। हेलो। हाँ जी सर, फोन कर गया था वो। हाँ जी जी, तो क्या हाँ होता है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि एक वीक के अंदर, एक वीक में तो मैं पानी ऐसे पीऊँ कि 2 गिलास सुबह, 2 गिलास दोपहर को, 2 गिलास शाम को। ठीक है। बल्कि इसको आप 5 ही दिन समझिए। और ओके। एक 5 दिन दिन। आपको 3 लीटर पीना है और उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल जीरो कर दीजिए, या बेयर मिनिमम आधे लीटर पर आ जाइए। ओके ओके। मतलब ये एक वीक बाद क्या, और ये ऐसी एक्सरसाइज मैं कितने दिनों तक करूँ? हमेशा के लिए। अच्छा। आपका बस ये होगा कि ये जो वाटर का रेस्ट्रिक्शंस है, आप उसको थोड़ा हम्म सा मॉडुलेट कर सकते हैं कि 6 की जगह 7 कर लिए, 8 कर लिए, या खाने से पहले 1 गिलास की जगह 2 गिलास ले लिए, हम्म। उसको कर सकते हैं। बट अदरवाइज दिस इज गुड फॉर हेल्थ। तो व्हाई यू वुड लाइक टू, अनलेस कि आपको नेगेटिव साइड में कुछ अफेक्ट होने लगे। जब तक ओके देखिए, जब तक आपका पॉजिटिव चल रहा है इसको चलाओ। जिस दिन ठीक है नेगेटिव सर। चलना शुरू हो, सबसे पहले मेरे को फोन करके बताओ ताकि मैं भी मॉडिफाई कर लूँ। ठीक है सर, मैं ठीक आपको है। फोन करूंगा अगर हाँ नेगेटिव चलेगा तो। हाँ, दूसरा मतलब ये है जाएगा कि तो सर मैं ये नहीं वो कहूंगा कि नेगेटिव नहीं जाएगा। हम्म, ये सारे के सारे सिस्टम चेंज होते रहते हैं। 2 मील का जो सिस्टम है सिर्फ 2 महीने पुराना है। अच्छा। और मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है। हम्म लेडीज को जितना भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन हो गया, हम्म पीरियड्स मिस करना हो गया, डिले हो गया, वो दुनिया का हम्म। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता इसके अलावा, 2 मील्स के अलावा। उन लेडीज ओके की 100% प्रॉब्लम एनर्जी लेवल होती है। ओके। और 2 मील जैसे ही से वो शुरू भी ठीक करते हो, होती है। 101% जितनी भी लेडीज को आज की डेट में 30-40% लेडीज को पीरियड्स के टाइम पेन होती है, एटलीस्ट पहले या दूसरे दिन। ओके उसको ठीक करने का दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। पेन किलर्स पूरी लाइफ खराब कर देती है, और जिसको ये होते हैं उनके चांसेस ऑफ कैंसर गोज अप, शूट अप करते हैं एकदम से। और उसका ओके सिर्फ ये इलाज है, और अगर इसको कर देते हैं तो उसके सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पर ओके अगेन दिस इज अगेन इनिशियल फेज। अभी 2 महीने ओके ही चल रहे हैं, 2-4 रिजल्ट आ ओके चुके हैं, और मोर ओके इन लाइन। तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर भी फीडबैक चाहिए, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ओके क्योंकि जिनको पेन होती है वो लाइफ भर, उनको हर महीने पेन होती है। किसी के पीरियड्स ओके। हैवी हो रहे हैं, किसी को पेन हो रही है, किसी को कुछ है। तो लेडीज में अगर आप हम्म। देखो तो 60-70% लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। होती है, तो करेक्ट उसकी वजह से अगर वो खुश नहीं तो बच्चे भी आपके ऐसे ही होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। हम्म। तो ये सही है, सही कह रहे कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपने एक बच्चे का बताया, तो वो कुछ हैं। कॉम्प्लिकेशन शायद हो सकती है, तो वहां पर भी आप उस एंगल से भी सोच सकते हैं इसको। दिस इज ओके। एक्सट्रीमली गुड थिंग। ओ गुड सर। ठीक है। थैंक यू सर, ये बताया आपने। और 105 बताया वीक के लिए, मैं आपको 1000 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा सर 2-3 दिन में। सर ठीक कोई है। जल्दी नहीं है, 2-3 महीने बाद करिए। ओनली थिंग इज आई नहीं विल नॉट नहीं रिमाइंड यू। आई विल नॉट रिमाइंड नहीं यू। नहीं, मैं खुद कॉल करके आपको खुद बोलूंगा कॉल सर, करके अभी फीडबैक भी मत दूंगा। करिएगा। प्लीज जी। आप इसको समझो, मैं अभी नहीं चाहता हूँ। आप 2-3 महीने आराम से बाद में करिएगा। आई ओके। डोंट वांट एनीथिंग। बिकॉज एक बार क्या हुआ था, किसी ने कर दिया था, मैंने उनको भी मना किया था कि अभी मत करो। ये हम्म। एसिडिटी में बाद में ये बैक मारता है। ओके। तो उन्होंने 10 दिन के बाद कर दिया। अब 10 दिन तक हम्म तो उनका रिजल्ट, 10 दिन या 6 दिन के बाद कर दिया, उस समय तक रिजल्ट ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद हम्म। बैक मारा, और बैक मारने के बाद उनको मैं बताता गया कि भाई इस तरीके से कर लो। वो फिर लाइन अपने आप को 4-5 दिन तो रेगुलेट कर लिया, उसके बाद रेगुलेट नहीं कर पाए। ओके। तो आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग टू बी हैपनिंग, कि किसी को हम्म। ये रियलाइजेशन हो कि वो फंस गया। ओके ठीक है, तो टेक योर सर, अब टाइम, आई जैसे एम आप नॉट इन हरी। बता रहे हैं कि अभी जैसे अभी मेरे को शुगर शूटअप होने वाला तो ज्यादा सीन नहीं है, मेनली गैस्ट्रिक है, और सिर में पेन होता था, नींद नहीं अच्छे से आती थी, तो थोड़ा मतलब सब्सिडाइज हुआ है जो आपने बताया इससे। कि बट देखो, गैस आप इसमें पुराने बीमार नहीं हो। करेक्ट सर। आपकी एज भी अभी ज्यादा नहीं है, पर कुछ लोग हाँ एफर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। आपने 3 दिन एफर्ट किया, 3 रिजल्ट आपको मिले, आपने कॉल कर लिया, जी आपने सर। 1.5 घंटे से कॉल पर हो। सो जी सर। इफ समबडी डजंट हैव टाइम तो मैं क्या करूं। हम्म।
ओह राइट सर। और परंतु उसके बावजूद भी आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम ए पर्सन, चाहे वो उसकी गलती से ना ठीक हुआ हो या मेरी गलती से ना ठीक हुआ हो। आई डोंट वांट मनी फ्रॉम दैट पर्सन, सिंपल एज दैट। दैट इज आल्सो गुड सर। हाँ, मेरा कंसेप्ट यही है कि आपका फायदा होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जी सर। उससे क्या होता है कि पर्सन को फायदा होगा तो ऑब्वियसली सर ही विल गेट बैक टू यू एंड हाँ, मतलब आपके लाइफ के अंदर कभी भी प्रॉब्लम होगी आपके, इनफैक्ट जो लोगों ने इसको किया है ना, जिन लोगों को बड़े फायदे हुए हैं, जिनका लाखों रुपए के खर्चे बच गए, तो वो घर के अंदर कोई भी चीज होती है तो पूछते हैं कि भाई ये हेल्थ रिलेटेड नहीं, कुछ और भी चीज होगी तो कंसल्ट किए बिना नहीं करते। बहुत बढ़िया सर। तो वो बॉन्डिंग होती है जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। ये बाकी जैसे चोरी चकारी करके कितने दिन तक आदमी जी लेगा? कभी शुरू चौधरी है, कभी ना कभी तो उसको समझ में आएगी ना बात। हम पेशेंटली धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और वो चीटिंग करके तेजी से ग्रो कर रहा है। करेक्ट सर। स्लो एंड स्टडी राइट। मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखता हूँ सर, जैसे आपने बताया। ठीक है। और ये सर एक चीज और पूछना था इसमें, मैं आपको थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं, नो इश्यूज। मैं तो आपका जितना बात करेंगे ना, देखिए ऐसा होता है कि जब जितने पॉइंट पूछेंगे ना, अगर मैं अपना वीडियो बनाने लगूंगा तो वो पॉइंट मैं उसके लिए या तो मैं 10 दिन तैयारी करूँ, इसमें आप पूछते रहेंगे, इंटरेक्टिव होगा, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो मैं बल्कि ये चीजें ज्यादा चलती हैं मेरी। ओके। हाँ, ये मैंने आपके ज्यादा देखा कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वीडियोस कम है। तो सर मुझे एक बात जानना है कि पहले जब मैंने मतलब वो एक डाइट प्लान जो भी स्टार्ट किया था, फिर मैं एक्सरसाइज भी कर रहा था, दौड़ भी लगा था, जिसमें मैंने बताया आपको, मैंने पोटैटोज, राइस ये कट कर दिए थे, शुगर कट कर दिया था। तो मेरी जो आईज थी ना राइट हैंड साइड की, उसका जो फ्लोटर्स होते हैं आईज में वो चले गए थे, ठीक हो गए थे और आई साइट इम्प्रूव हो गई थी। बट क्या हुआ है फिर, मतलब जब मैंने क्या वो डाइट 50% पे कर दिया। एनीवे, आप फ्लोटर्स की बात करना चाहते हो? हाँ, मतलब फ्लोटर छोड़ दो, डाइट वाइट को छोड़ दो, मैं आपको फ्लोटर वैसे ही ठीक कर देता हूँ, ऐसे ठीक कर देता हूँ। ओके सर। आपकी जो आंख होती है उसका जो व्हाइट वाला कॉर्निया होता है ना, जी सर, उसमें टोटल ऑप्टिकल पावर का 66% होता है। ओके। उसके पीछे आपका आइरिस होता है, राइट। उसके पीछे आपका एक ह्यूमरस या एक फ्लूइड का चैम्बर होता है। ओके। उसके अंदर एक और लेंस होता है जो आपके 33% ऑप्टिकल पावर रखता है। ओके। जो आपका कॉर्निया का लेंस होता है वो फिक्स फोकल लेंथ का होता है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही ठीक देख सकते हो। और जो अंदर का लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मूव करता है। वो मूव करता है इसलिए आप करता है, वो फोकस एडजस्ट करता है, राइट? वो आप बोल रहे हैं वो फोकस एडजस्ट करता होगा ना आप? हाँ, वो फोकस एडजस्ट करता है ताकि आप दूर की और पास की चीज को ठीक से देख पाए। ठीक है। अब जो वो लेंस होता है दैट इज हेल्ड बाय लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके। तो जितनी लाइट आपकी आंखों के या आइरिस के थ्रू जाती है उसके हिसाब से उसकी शेप चेंज होती है। ओके। तो अगर उसकी जो मूवमेंट है, जो आईज वीक होती है, आईसेट वीक होती है, उसका कारण क्या होता है कि वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं उनकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो उनकी जो लेंस की मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपके कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं होती। ओके। और अगर आपको मालूम है कि लेजर ट्रीटमेंट भी होती है आईसाइट के लिए, तो लेजर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो आपका कॉर्निया होता है उसको काट दिया जाता है। जब उसको काटते हैं और दोबारा से हील अप होता है तो वो हील अप इस तरीके से होता है कि उसका जो 66% ऑप्टिकल पावर होती है वो चेंज हो जाती है। ओके। तो आपके अंदर के लेंस की जो पावर होती है वो उसके साथ थोड़ा सा लाइन अप हो जाती है। ओके। तो उसको बंदा सही देखने लगता है फिर उसको वो ठीक दिखने लगता है ज्यादातर लोगों को। उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें। अब क्या होता है कि आपके कहीं पर भी कोई भी कट लगेगा और वो जब हील अप होगा तो वहां पर स्कार टिश्यू बनता है। उस स्कार टिश्यू के अंदर नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं आती, जो नेचुरल तरीके से होती है। हाँ, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आपका स्कार टिश्यू का मतलब है, जैसे मान लो आपकी स्किन पर कट लग गया तो ऊपर पपड़ी जम जाती है ना। हाँ, जम जाती है, राइट। फिर कई बार क्या होता है कि वो पपड़ी तो बनती है, उतर भी जाती है, पर उसके पर निशान रह जाता है, हल्का सा निशान रह जाता है। बिल्कुल। तो वो निशान भी इसलिए रहता है क्योंकि जहां पर भी आपके स्कार टिश्यू बनता है उसकी एक्सरसाइज बड़ी तेजी से होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे आप किसी के मान लो मोच आ गई पैर में, और उसका जो भी आपका हीलिंग अप प्रोसेस होता है वो 24 से 48 घंटे में हील अप हो जाता है। ओके। अब उसको दर्द हो रही है क्योंकि स्कार टिश्यू बन गया, हील अप तो हुआ पर दर्द तो रहेगी ना। तो वो बंदा अगर अब वो अंदर पपड़ी नहीं होती, अंदर तो गीला होता है ना सब कुछ। हाँ, अंदर तो गीला ही होता है। हाँ, तो अब क्या होता है कि जो आदमी बेड रेस्ट करता रहता है उसको तो 6 महीने लग जाते हैं ठीक होते हुए, और जो दूसरे दिन उठ के चल लेता है हल्का हल्का, मतलब ये नहीं पूरे प्रेशर के साथ, हल्का हल्का उसको एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो उसका जो स्कार टिश्यू होता है वो मर्ज हो जाता है। तो उसका फिर लीस्ट इफेक्ट होता है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर आई फ्लोटर्स,
अब हाँ, क्या है कि आपको अपने आईज में जो फ्लूइड है उसको फ्रीक्वेंट, क्योंकि जब मूवमेंट होती है ना आपके लेंस की, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें जो फ्लूइड होता है वो चेंज होता रहता है, वो बाहर निकलता रहता है, अंदर आता रहता है। सो अब आपको उस फ्लूइड को निकालना है ताकि आपके फ्लोटर्स ना बने। अगर वो वहां पर स्टेगनेंट हो जाता है तो फ्लोटर्स बन जाते हैं। ओके, अब आपको उस फ्लूइड को निकालना है। निकालने का तरीका क्या होता है कि आप जब वॉक एंड रेस्ट करो तो एक तरफ तो एकदम ब्राइट रख लो, सनलाइट टाइप से। ओके, सन की तरफ नहीं देखना, पर मतलब एकदम नेचुरल लाइट, और एक बढ़िया लाइट हो, एक बालकनी हो गई या कुछ हो गया। और दूसरी तरफ एकदम डार्क कर लो, कोई लाइट वाइट नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, अंधेरा हो रूम में हाँ, टाइप लाइक दैट। क्योंकि आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स की आपको एक्सरसाइज करनी है। आप आपके लेंस को मूव कर रहा है, तो ओके, जब आप लाइट की तरफ जाएंगे तो ट्राई टू लुक एट सम ऑब्जेक्ट। इट नीड नॉट बी अ पॉइंट, स्मॉल पॉइंट जैसे बोलते थे ना पुराने जमाने में कि आप एक बिंदु की तरफ देखो, वैसा कुछ नहीं है। यू कैन लुक एट अ बिगर थिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू फोकस सो दैट आपका लेंस उसके हिसाब से मूव करे, और आप जैसे जैसे उसकी तरफ जा रहे हो आप उसको देखते रहो। और आपको इसमें कोई स्ट्रेस नहीं डालना, कोई आपको ये नहीं करना कि आंखें खुली रखनी है। आपकी आंख नेचुरल तरीके से जैसे ब्लिंक होती है उसको होने दो। ओके, आप नेचुरल चीज किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी। ओके, ठीक है सर। अब जब लाइट से अंधेरे में आएंगे तो 2-3 बार मूव करने के बाद में आपकी आंखों से फ्लूइड निकल जाएगा। मतलब अंधेरे में आएंगे कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर में दिखता है, पर वही वो एक जितना exercise दिखता है उतना देखिए, रुकना नहीं है आपको। चलना है, तब भी चलना है मुझे। हाँ, आप चले और फिर वापस चले जाएं लाइट की तरफ, तो वो अपने आप से धीरे धीरे वो लेंस की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जिसकी जितनी आंखें वीक होती हैं उसको रिकवर करने में उतना ही टाइम लगता है। ओके, तो धीरे धीरे ज्यादा नहीं है इसमें पॉइंट समथिंग का ही है, कुछ आया है। नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा, उसका नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ लाइट और डार्कनेस में जब रिकवरी का टाइम होता है हर एक का अलग अलग होता है। अच्छा, मतलब ये फ्लोटर्स वाली प्रॉब्लम रिकवर होने में हो सकता है टाइम लगे, बट नहीं 2-4-6 दिन में हो जाएगी, हफ्ते में हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, जैसे ही आपकी आंख से वो फ्लूइड निकलना शुरू होगा आप उसको स्ट्रेन नहीं करिए। मतलब ये नहीं कि आप लगातार 5 मिनट के लिए देख रहे हो, आपका 1 या 2 बूंद निकल गई तो उसको देखना बंद कर दो। ओके, अदरवाइज बाहर जाने की बात कह रहे हैं, अंदर आने की? अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं, बाहर की बात कह रहे हैं ना? नहीं, अंदर बाहर जैसे मर्जी करें, मैं अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने वॉक एंड रेस्ट 5 मिनट करना है, मोस्ट लाइकली आपका फ्लूइड 1 मिनट में निकल लेता है। ओके, और जितना निकलना चाहिए वो 1 मिनट में निकल लेता है। ओके, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज ज्यादा करोगे, अगर मान लो लेंस की मूवमेंट भी ज्यादा करोगे तो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। ओके, और इन्फ्लेमेशन के बाद में फिर नुकसान करता है वो। ओके, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लूइड निकालना है, और जहां पर आपको मान लो आपको 1 मिनट के बाद भी लगता है कि आंखों में हल्की सी स्वेलिंग हो गई, हल्का सा इन्फ्लेमेशन हो गया, रेड हो गई, तो अगले दिन आधा मिनट करो। ओके, तो आपको इन्फ्लेम नहीं करना उसको। ओके, और इसको मतलब जब मुझे जैसे मान लो एक कमरे में अंधेरा है, दूसरे में ब्राइट है, या फिर मैं बाहर की रोशनी में चला जाऊँ, आप ये कह रहे हैं मैं वहाँ वॉक एंड रेस्ट करूँ, बाहर की रोशनी अच्छी ब्राइट होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, नेचुरल सुबह की जैसे 7-8 बजे कर रहे हैं तो जैसी लाइट होती है, बाहर धूप होती है तो धूप में ना जाऊं, बट ऐसा रहा है कि धूप की तरफ देखूं जो बाहर है, बाहर अंदर से ही। अब मान लीजिए आपकी बालकनी है, उस साइड बालकनी में एक वो है, आपका दरवाजा है, तो आप दरवाजे तक पहुंच जाइए। सिर्फ दूर से मत देखिए उस लाइट को, दरवाजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि जितना ओपन स्पेस होगा लाइट उतनी एंटर करेगी। आपके कमरे में उतनी लाइट कभी भी नहीं होगी जितनी बालकनी में होगी। राइट, बालकनी में ज्यादा होती है। हाँ, तो और देखना आपको बाहर की तरफ है, और जब एकदम आपका वो बाहर हो जाएगा तो लाइट चारों तरफ से आएगी ना, और दरवाजे से नहीं तो छत पे जाएगी। हाँ, तो बस उसका लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो चेंज होती रहेगी बस, और आपका फ्लूइड निकल जाएगा। वो 5 मिनट मुझे वहीं देखते रहना, या वो वॉक एंड रेस्ट? ना, वॉक एंड रेस्ट करना है आपको, 1 सेकंड भी नहीं रुकना। रुकना तो ही नहीं। फिर उसके बाद 5 मिनट वहाँ करके मुझे अंदर आ जाना है। 5 मिनट कोई नहीं है, 5 मिनट कोई नहीं, टोटल वॉक एंड टाइम इज 5 मिनट। ओके, और आपका वहां पर तो 1 सेकंड भी नहीं रुकना आपको। और आपने सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ये देखने वाला काम करना है। उसके बाद आपने देखना नहीं है, फोकस नहीं करना। उसके बाद चल तो रहे हैं आप, देख तो रहे हैं, बट जब फोकस करते हैं तभी आइरिस वगैरह, हाँ, फोकस नहीं करना, बस ऐसे ही देख रहे हैं, कहीं भी इधर उधर देख रहे हैं, जमीन पर देख रहे हैं, अगल बगल में देख रहे हैं। वो ज्यादा फ्लूइड नहीं निकालना उसका। ओके, उसके बाद मुझे अंधेरे कमरे में आ जाना है। हाँ, अंधेरे में भी नहीं रुकना, आपने रुकना कहीं भी नहीं है। ओके, आप बस चलते जा रहे हैं। तो आपका मतलब अगर आपके कमरों का साइज में आप 20 सेकंड के अंदर एक चक्कर लगा लेते हैं तो 20 सेकंड में आप लाइट की तरफ गए, 20 सेकंड में डार्क की तरफ, फिर वाइट की तरफ चले गए। वो कंटिन्यूस चलते रहेंगे। इसमें रुकने वाला कोई काम नहीं है, फोकस कोई नहीं करना। ब्लिंकिंग नॉर्मल होती रहेगी इसमें, ब्लिंकिंग नहीं चेंज करनी आपको। ऐसा 5 मिनट करना है? नहीं, 1 मिनट, आधा मिनट, बार बार कह रहा हूँ। वो तो वॉक एंड रेस्ट 5 मिनट है। आपका जो फ्लूइड है वो आधे मिनट में निकल जाएगा,
और अगर आप Okay. ज्यादा करोगे तो इन्फ्लेम हो जाएगा और वो सूज जाएंगी आंखें और फिर उसके बाद फ्लूइड निकलना भी कम हो जाएगा। ओ, वो ज्यादा नुकसान है फिर तो। हाँ, वो नुकसान मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, एक्सरसाइज जैसे आप वॉकिंग करते हैं 1 घंटा करते हैं, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। अच्छा। इसी तरीके से कोई भी एक्सरसाइज जितनी ठीक होती है उतनी ही करनी होती है, उससे 1% भी ज्यादा नहीं करनी होती, उसकी एक्यूरेसी होती है। ओके, जैसे आप वॉक एंड रेस्ट पर आते हैं कि 5 मिनट करो, 5 और मिनट दुनिया में बैठ जाओ। फ्लोटर्स का वैसे कोई भी इलाज नहीं है। आप जो भी डाइट वाइट की बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्लूइड मूवमेंट चेंज हुई होगी, जिसकी वजह से होता है। जब तक आपकी फ्लूइड मूवमेंट चेंज नहीं हो, उसका ठीक होने का मतलब ही नहीं है। लोग फ्लोटर से तो बहुत दुखी होते हैं। हाँ और सर, मेरे मेरे को मतलब तब ठीक हो गया था, मुझे लगा कि वो डाइट ही था ऐसा, या मैं एक्सरसाइज करता था या सुबह लोग या तुक्के मारते हैं, इन आता लोगों था। का विश्वास इसी के ऊपर है। कोई भी आदमी सच को शेयर नहीं करना चाहता, यहाँ तो ये बात है। जी। मुझे तो समझ नहीं आया आज तक कि इनके माइंड में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, बहुत सारी रूटीन थेरापीज करते हैं, और लोगों को कुछ कभी कभी 1-2% को फायदा हो भी जाता है और 1-2% से ज्यादा को नहीं होता। करेक्ट सर। अगर आप सोचते हैं ना कि इस डाइट से या कुछ हो जाता है, तो 1-2% से ज्यादा नहीं होता, पर वो 1% को लेके चिपके रहते हैं। और हमारे जो भी इलाज होते हैं वो 99% एक्यूरेसी होती है। राइट राइट, मैंने वो देखा कि इतना फास्टेस्ट तो मुझे डाइट में भी नहीं मिला था कि इतना जितना ये आराम आप ठीक से मिला सर मुझे। 24 घंटे के अंदर मरता हुआ आदमी को जिंदा कर सकते हैं। ओह, बहुत बड़ी बात सर, ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। और कर चुके हैं कई बारी। सर अच्छा। जिन लोगों को लाइलाज बीमारी होती है ना, जिसका कोई इलाज नहीं होता दुनिया में, जैसे एसाइटिस है, कैंसर का जब लास्ट स्टेज होती है, किसी भी एब्डोमिनल कैंसर का हो चाहे यूट्रस का हो, कुछ भी हो, उस लास्ट स्टेज में एसाइटिस होता है, पेट में पानी भरने लगता है। ओके। एसाइटिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। 50% पेशेंट जिसको और कोई कैंसर ना हो उसको भी एसाइटिस होता है। एसाइटिस इज कनेक्टेड विद लीवर हेल्थ। ओके। अगर आप एसाइटिस को गूगल करेंगे तो उसमें विकिपीडिया में आएगा कि 50% पीपल डाई विद इन 2 years। और जो तो कोई 2 साल में इलाज नहीं नहीं है। हाँ, 2 साल में नहीं मरता, वो 3 साल में मर जाता है, 2.5 साल में मर जाता है, 4 साल, 5 साल, एवरेज इज 2 years। दैट श्योर है। हाँ, डेथ इज श्योर। ओके। तो मैं 2 पेशेंट ठीक कर चुका हूँ, एक महीने में और एक 15 दिन में। ओह ग्रेट सर। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ विच कैन नॉट बी करेक्टेड विद दिस थिंग, और दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर लाइफ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव जाएगा। कोशिश यही की गई है कि नेगेटिव वाले सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया जाए, क्योंकि पानी आप फ्लक्चुएट कर ही रहे हो। राइट सर। वी आर नॉट कांस्टेंट, वी आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग आवर स्ट्रेटेजी। तो आप किसी भी और स्ट्रेटेजी को अपना के देखो, हर चीज 5, 10, 15 दिन के बाद रुक जाएगी। हाँ, रुक जाती है कहीं। जैसे क्या होता है कि मैंने डाइट किया तो 6 महीने बाद फिर मैंने फिर सेडेंटरी लाइफ मैंने मीठा खाना शुरू कर हमारी दिया। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि हम हमेशा, जैसे मैंने पानी पीना शुरू किया, 10 दिन के अंदर जो मैंने चेंजेस देखा, अभी जैसे आपने डिहाइड्रेट करके आप चेंजेस देख रहे हो ना, माई फर्स्ट स्टेप वाज ड्रिंकिंग 1 glass ऑफ वाटर एवरी आवर। मैं घड़ी देख के पीना शुरू कर दिया। 10 दिन के अंदर मेरी 10 साल की बीमारियां सारी खत्म हो गई। और जो मेरा शॉक लेवल था ना, मैं पागलों की तरह लोगों जिसको मिलता था उसको बोलता था, भैया 1 गिलास पानी पियो 1 घंटे में। मेरा नाम ही पानी वाले बाबा जी पड़ गया था। अच्छा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कहते हैं, हमने फिर डिहाइड्रेशन शुरू किया और वो सब किया। अच्छा नहीं, अब जो मेरे को 10 दिन में फायदा हुआ ना, उसके बाद में जितना भी फायदा हुआ था वो हल्के हल्के रिवर्स होने लगा। पर वो हल्के हल्के हो रहा था, मैं रियलाइज नहीं, मैं हमेशा आपकी तरह अपने आप को ब्लेम करता था। शायद मैं 1 घंटा ये कर लिया होगा। हाँ, ये कर लिया होगा। हाँ, मैंने इतना गैप नहीं दिया, आधा घंटे का गैप दिया, 1 घंटे का गैप दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि सब ये छोटी मोटी चीजें, इससे कुछ नहीं होता। द मेन थिंग इज कि वाटर को फ्लक्चुएट करना था। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब सभी टाइप की बीमारी आप बता रहे हैं ठीक हो जाती है। हाँ, आप कभी भी लाइफ के अंदर अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। जब तक अपने आप को ब्लेम करोगे तो रियल कॉज नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज हो तो एक बार मेरे को बता दो। बिल्कुल, उसमें आपने आइज की एक्सरसाइज ज्यादा कर ली ना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा, ये भी होता है इसमें? हाँ, अब ये चीज मैंने किसी को बताया कि भाई पेट भी खराब हो सकता है, बुखार भी हो सकता है तुमको अगर ज्यादा कर ली। और जैसे ही हो मेरे को बता देना इसको। अब वो बंदा 10 दिन बीमार पड़ा रहा, फिर मैंने फोन किया, मैंने क्या हुआ भैया, तो जी मेरे को बुखार हो गया। मैंने कहा तेरे को बोला था मैंने कोई प्रॉब्लम होगी अगर तुमने ज्यादा कर लिया। तो फिर भी लोग मानते नहीं, कहते इस वजह से नहीं हुई उस वजह से हो गई। वो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो ये लिंक भी होता है सर ऐसा? हर चीज का लिंक होता है। अगर 2-3 मिनट से ज्यादा करिए वो फ्लूइड फिर आपके पेट में जाने लगता है, आप गल्प करने लगते हो, क्योंकि आपकी जो चैनल होती है नाक की, जो आपकी आंखों में आता है, वही चीज आपके गले में जाता है। हाँ, ऐसा होता है समटाइम कि अगर हम डालते हैं आंख में तो थोड़ा गले में भी लगता है।
हाँ, तो वो गले में जब वो जाएगा ना, और वो जो भी चीज होती है फ्लूइड है, वो पड़ा तो पुराना ही है ना, और वो Right, उसका वहाँ पर right. काम भी नहीं है पेट में, उसका आंखों में ही जाने का पर्पज होता है, वो ज्यादा निकलेगा पेट में जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। राइट, सही बात कह रहे तो हैं बड़ी सर। छोटी छोटी वो भी लॉजिकल experience चीजें होती हैं, बहुत ऐसी लाखों चीजें रोज निकलती हैं। ओके, आपको एक और काम आपको की बहुत चीज बढ़िया बताता हूँ, स्टडी है सर, आपकी ये जो भी रिसर्च है आपको एक और बहुत छोटी बढ़िया चीज है। बताता हूँ खाने पीने पर। आप हम्म। आम खाते हैं? आप बता ही रहे हैं खाते हैं। हाँ, खाता हूँ सर। आम के ऊपर आजकल मसाले लगे बिना तो मिलते नहीं है, नहीं मिलते हैं, सब ठीक है? कार्बाइड वाले लगे हुए होते हैं। तो अब आप क्या करते हो, उसको पानी में डाल देते हो। हाँ, उसको धोते कई जरूर है सर। धोते भी हैं, कई बार पानी में भी छोड़ देते हैं, अगर हमें थोड़ी देर बाद खाने हैं कि अच्छे से धुल जाएंगे। जैसा फ्रिज में लगा के रखा तो बाहर लग देते हैं उसको, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर खाते हैं, फिर धो लेते हैं उसको पानी से। हाँ, ऐसा नहीं, कई बार कई धोने लोग के डालते अलावा भी हैं। पानी में डिप करके रख देते हैं। हाँ, ताकि वो कार्बाइड निकल जाए। हाँ, तो वो डिप करने वाला है ना, वो डिप नहीं करना चाहिए, उसको धो के खा लेना चाहिए। मैंने अच्छा। अभी ये कुछ दिन पहले ही नोट किया कि डिप करके रख दिए ओवरनाइट कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर भी हो जाएगा और साफ भी हो जाएंगे। तो मैंने उसमें वो लोग सोचते हैं ना इसके टॉक्सिन्स निकल जाएंगी यार। हाँ, वही चीज थी, वाइफ भी बोलती थी हाँ। रोज के रोज कि भाई ऐसे होगा। अब उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि उस दिन जो आम लाए थे उसमें से 10 आम मैं उसी समय खा गया। ओ, ठीक है। अब 10 आम का टेस्ट कुछ और था। अब जब मैंने डिप कर दिया तो मैंने उसमें नोट किया, उसमें बबल्स उठ रहे हैं, थोड़े थोड़े उठ रहे हैं पर उठ रहे हैं। तो अगर आपने 5-6 घंटे कर दिया तो सारा का सारा पानी विद दैट केमिकल अंदर घुस जाएगा। ओ, मतलब वो और ज्यादा नुकसान करेगा आपको। वो बेड़ागर करता है टेस्ट का, जैसे रोटन होते हैं ना, फिर वैसे। अब हमने 6 किलो आम लिए थे, सिर्फ 10 खाए थे, मतलब करीब 1.5-2 किलो खाए थे, 4 किलो पड़े थे। 4 किलो में से एक का टेस्ट भी वो नहीं था जो पहले दिन मिला। सबका टेस्ट एक जैसा हो गया था। तब जाके समझ में आया दशहरी आम जो बारिश के अंदर आता है और बारिश में भीगता अच्छे से 4-6 घंटे, उसका वो हमेशा सड़ा हुआ टेस्ट देता है। ओके, क्योंकि उसमें पानी चला गया। हाँ, पानी चला गया और साथ में केमिकल के बिना तो बनता नहीं। आजकल तो चलते ही केमिकल लगा के ना वहाँ पर कंटेनर के अंदर ही वो छोड़ देते हैं। क्या ये लोग भी क्या करते हैं ना, वो पानी मारते रहते हैं। वो भी जो ज्यादा पानी मारता है ना, जिसके ज्यादा गीले होते हैं, उसमें भी टेस्ट खराब मिलता है। तो इसलिए वो भी नहीं लेने चाहिए। हाँ, ज्यादा वाले नहीं लेने, थोड़ा बहुत हो गीला तो ठीक है, और गीला कपड़ा रख देना इज ए बेटर ऑप्शन। ओके, क्योंकि गीले कपड़े में फ्रिज में डालते हैं तो फ्रिज में भी ओपन नहीं रखना चाहिए, तो पॉलिथीन से कवर करके रखते हैं, राइट? उसमें हाँ, ओपन ही वाटर वेपर, ओपन के नीचे वाला जो फ्रेश वाला होता है सबसे नीचे वाला, उसमें रखना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं करना चाहिए। और यूजली लाने के बाद इमीडिएटली खा लेना चाहिए, 4-4 दिन रखना ही चाहिए। ये भी सही कह रहा है सर। हमारे घर में यही लड़ाई होती है कि मैं आते खा लेता हूँ और ये कहते हैं कि लाए हो तो कम से कम हमारे लिए भी छोड़ दो। जिसने खाना एक दिन में खा लो। सर, जैसे आप बता रहे, आप आम खाया तो उसमें फाइबर है। आप कुछ वीडियो में मैंने देखा था, आप बोलते कि यार वो इतना फाइबर खा रहा है, तो वो मतलब नॉर्मली वैसे सही है फ्रूट, बट जो पेशेंट है उसको नहीं लेना चाहिए, राइट? आपका ये कहना होता है उसमें? नहीं, मेरा कुछ कहना नहीं होता, मेरा कुछ कहना नहीं होता। जो आदमी रोज का रोज एक सेब खाता है उसको प्रॉब्लम होगी। तो भैया 15-20 दिन तक मत खाओ, उसके बाद जो मर्जी खाओ, परंतु कोई भी चीज रोज मत खाओ। चाहे वो सेब हो या केला हो या कुछ भी हो, जो चीज आप रोज खाओगे बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। अगर फ्रूट खाने हैं तो मैंने जैसे बताया ना आपको, 6 किलो लाया, 6 किलो में से कम 4 किलो में खा गया 2 दिन में। उससे पहले 5 किलो दशहरी लाया था, वो 5 किलो दशहरी भी में से 3 किलो में खा गया। और ये सब हफ्ते में हुआ, पर उसके बाद 10 दिन नहीं खाना। ओके, ये नहीं कि आप रोज के रोज खाए जा रहे हो, आपने ज्यादा खा लिया, इट्स वेरी गुड। आपकी बॉडी की जो रेंज होती है किसी चीज को हैंडल करने की, वो बढ़ जाती है। ओके, और रेंज सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कुछ लोग होते हैं 2 आम खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो आज की डेट में मैं 5 किलो आम खा लूंगा ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ब्लड शुगर बढ़ेगी, ना कुछ और होगा। ओके, क्योंकि रेंज बना खाऊंगा तो फिर दिक्कत है। हाँ, अगर रोज के रोज 5 किलो खाऊंगा तो तीसरे दिन ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। रोज के रोज 5 किलो नहीं, रोज के रोज अगर कोई एक खा रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो 5-6 दिन में नहीं होगी, मे बी महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद होनी शुरू हो जाएगी। ओके, जो उस केस में होता भी, आप बता रहे डॉक्टर सही, आपके पास पेशेंट के मैंने देखे हैं, कॉल आया, वो बोल रहा है कि मेरी थोड़े दिन तो सही रही, उसके बाद बढ़ने लगी। तो ये रीजन होता होगा सर? उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहले तो आपका डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से जो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट है वही कम हो गया। आपने फ्रूट खाने शुरू हुए, फाइबर बढ़ा, तो उसने क्या किया कि आपकी जो इंटेस्टाइन थी, जो मोटी हो गई थी, जो एब्जॉर्ब नहीं करती थी, उसको पतला कर दिया। ओके, वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा ले लिया, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा लेते ही आपके सेल्स में ज्यादा पहुंचने लगी, तो लीवर ने बंद पैदा करना छोड़ दिया। तो यू रिकवर। हाँ, उसमें ऐसा लगता है कि ठीक हो गया आदमी। हाँ,
फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए होता, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। प्रोटीन और फैट कहाँ ले रहे हो? और जहां प्रोटीन और फैट नहीं मिला फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपके सेल्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, आपके सेल्स की जो आउटर शेल होती है वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है। ओके। और जहां पर कोलेस्ट्रॉल पहुंचना बंद हुआ सेल्स में फिर पंगा हो जाएगा, जहां उसको प्रोटीन मिलना बंद हुआ फिर पंगा होगा। तो मतलब जैसे ये बात छोड़ता हूँ, प्रोटीन के लिए हम तो रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए कुछ अलग से ले क्या? सफिशिएंट नहीं है ना वो भाई। अच्छा। आप 3 बार ही खाना खा रहे हो, पहले 3 बार खाना खा रहे थे, अब 2 बार ही फ्रूट खाना, सलाद खाना शुरू कर दिया, रोटी आपकी 1/3 हो गई, तो डेफिनेटली आपके फैट और वो तो 1/3 हो गया ना। हाँ, राइट राइट राइट। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बॉडी में, राइट? हाँ, ये जितने भी फ्रूट डाइट्स है उसमें फ्लूइड ज्यादा हो। मैं अगर जैसे आप बताए मैं रेगुलर रोटी खाता हूँ तो मेरे को प्रोटीन की कमी रहेगी क्या? अगर आप तीनों टाइम खाते हो तो नहीं रहनी चाहिए। बट तीसरा एस्पेक्ट एक और होता है ना, एक्सेस फाइबर कॉजेज कैंसर। ओके। तो आप रोज लिमिट के बियॉन्ड खाते रहोगे तो आपकी इंटेस्टाइन्स फट जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वो काम ही नहीं करेंगी। ओके। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड डिफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो सबसे बढ़िया होता है कि जब खाओ दिल खोल के खाओ। ओके। ताकि आपकी रेंज बन गई फिर बंद कर दो, ताकि उसके बाद बंद कर दो, ताकि जो एक्सेस था वो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी ने एक्सेस को निकालना भी सीख लिया और यूज करना भी सीख लिया। ओके। इसलिए हमारे मतलब मेरे घर में ना मेरी वाइफ बड़ी वो बोलती थी कि गला सेंसिटिव है तो खट्टा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरा लड़का पैदा हुआ तो शी केप्ट डूइंग एवरीथिंग। जरा सा गला खराब हुआ डॉक्टर के पास भाग जाएगी। तो फिर उसके बाद वो जॉब कर रही थी, तो जब दूसरी बेटी हुई तो वो हम अपनी मदर के पास छोड़ देते थे। तो मेरी मदर कहती थी ये गला वला सब ड्रामा होता है, इसको अचार अचार खाने दो, खूब खाने दो, इसको गले को कुछ नहीं हुआ। और उसको कभी नहीं कुछ हुआ। वो बैठी बैठी कई अचार खा जाती थी, अचार जो आम का अचार होता था। तो बेसिकली मतलब वही बात है, वो भी कभी कभी खाना चाहिए बट नॉट इन डेली बेसिस। हाँ, अचार खा रहे हैं तो आप अचार भी खाओ, जब खाओ तो खूब खाओ। हाँ, उसे सोच के नहीं खाना चाहिए। अब हमारा क्या होता है कि अब लोगों की 3 रोटी है तो 3 रोटी के कभी 3.5 नहीं होती, कभी 2.5 नहीं होती। हमारा क्या है 3 की 6 भी हो जाएगी, 7 भी हो जाएगी और 1 भी हो जाएगी और छोड़ भी देंगे। सही कह रहे हैं। तो ऐसा रेंज भी बनी रहती है और फिर उसके बाद सब मजा भी आता है लाइफ का ना कि जब आपका मूड है तो ये नहीं कि सोच के गिन के खा रहे हो। राइट सर, राइट सर, सही कह रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं ये करके देखता हूँ सर, ठीक है, एंड आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 1 वीक सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।